Hello, students. Welcome to your channel, Unlock Biology with Dr. Parita, where difficult concepts of biology are unlocked in a very, very easy way. Yes, students, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फॉर वन शॉर्ट रिविजन। ये 12th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी का चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। आप जानते हैं कि इकोलॉजी सेक्शन में से है और मेरे जो ये वीडियोस होंगे ये नीट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे। ठीक है, एक ही लेक्चर में आपका जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। जो भी नोट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं ये हैंड रिटन नोट्स, एग्जैक्टली इसी नोट्स का पीडीएफ जिससे मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वीडियोस में, एग्जैक्ट सेम टू सेम पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करने मिल जाएगा, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ओके, सो ये जो चैप्टर है ऑलरेडी स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये वाला जो चैप्टर है वो ज्यादा करके आपको बहुत सारी चीजें याद रखनी है इसमें। तो इसके लिए बेटा जो नोट्स होंगे ना वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएंगे। ऐसे कि आप एक बार उसको देखो, पढ़ लो, एक बार याद कर लो, फिर बार बार उस नोट्स को जब तुम देखो तो तुम्हें फटाफट 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 वो रिविजन हो जाना चाहिए। कुछ ट्रिक्स, कुछ मेथड्स, कुछ आइडियाज मैं दूंगी कि कैसे आप उन चीजों को याद कर सकते हो। ठीक है, सो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ओके, अब बेटा ये जो चैप्टर है ये हम लोग दो सेक्शंस में पढ़ेंगे, जैसे चैप्टर का नाम ही तुम्हें बता रहा है। एक जो सेक्शन है वो बताएगा आपको बायोडाइवर्सिटी के बारे में और दूसरा पार्ट जो है चैप्टर का वो आपको बताएगा कंजर्वेशन के बारे में। पहले वो बताएगा कि भाई बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, वो क्यों जरूरी है, हमें वो किस तरीके से यूजफुल है, वो सारी चीजें वो तुम्हें बताएंगे। ठीक है, उसके सारे एस्पेक्ट्स बताएंगे एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे कि भाई ये इतनी यूजफुल चीज है तो हम इसको एक्सप्लॉइट क्यों कर रहे हैं, हम लोग उसको बचाते हैं, बचाने के कारण क्या क्या है, क्यों बचाना है और कैसे बचाना है। ठीक है, तो पहले हमेशा जब भी कोई ऐसा चैप्टर आता है ना बेटा, तो पहले इस चैप्टर को समराइज करके ना दिमाग में इतना अच्छे से उसको फिट कर लो, इतना अच्छे से उसको स्टैक कर लो ना कि जैसे ये चैप्टर आएगा पहले एक आउटलाइन दिमाग में आ जानी चाहिए। जैसे कि इस चैप्टर की आउटलाइन क्या है, देखो ये चैप्टर की आउटलाइन तुम्हारी आ जाती है ये, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में हम पढ़ेंगे लेवल्स के बारे में कि कौन से लेवल्स हैं बायोडाइवर्सिटी के। उसके बाद उस लेवल्स के जो 3 एस्पेक्ट्स है जैसे कि जेनेटिक, स्पीशीज और इकोलॉजिकल, हम इन तीनों लेवल्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि भाई ग्लोबली जो डाइवर्सिटी है स्पीशीज की वो कैसी है। ठीक है, कौन से टाइप की डाइवर्सिटी है, क्या क्या है इस डाइवर्सिफाइड वर्ल्ड में। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि ये पैटर्न्स कैसा है इस डाइवर्सिटी का। ठीक है, उसमें 2 सेक्शन आ जाएंगे, लैटिट्यूडिनल और स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा नीट के लिए और ये बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ आता है, बट हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से उसको समझेंगे। ठीक है, अब दूसरा आ जाता है कि क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब हम इतने छोटे से छोटे भी डाइवर्सिफाइड एनिमल जैसे कि एंड्स का होना या फिर छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म जो शायद हमें इतने इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे, बट वो क्यों जरूरी है इस पर्टिकुलर वर्ल्ड में, क्या इंपॉर्टेंस है इस डाइवर्सिटी की, उसको समझाने के लिए एक हाइपोथेसिस है जिसको बोलते हैं रिवेट पॉपेट हाइपोथेसिस। ओके, सो रिवेट पॉपेट हाइपोथेसिस जो है ये वो चीज समझा देता है तुम्हें। ठीक है, अब ये वाली हाइपोथेसिस पे भी बहुत सारे एमसीक्यूज आएंगे, वो भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे। अब दूसरा बोल रहे कि अगर ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये लॉस हो गई तो क्या इंपैक्ट छोड़ जाएगी वो एनवायरनमेंट में, और दूसरा ये कि क्यों हो रहा है लॉस, क्यों हो रहा है लॉस। तो उस क्यों का जवाब हम देते हैं, एक वर्ड यूज किया गया है द एविल क्वार्टेट। हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसके बारे में। सो ये वर्ड इसके लिए यूज किया गया क्योंकि 4 मेजर कारण है कि क्यों हो रहा है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब इस चैप्टर का जो दूसरा पार्ट है वो तुम्हें बताता है कि भाई ये चीज अगर इतनी इंपॉर्टेंट है तो भाई इसकी कंजर्वेशन करो, और कंजर्वेशन करते समय तुम्हें 2 चीजों का आंसर देना है कि भाई कंजर्वेशन करें तो भी हम क्यों करें, व्हाई एंड कैसे। अगर क्यों करें, चलो भाई मैं कन्विंस हो गई कि भाई ये रीजंस की वजह से मुझे कंजर्वेशन करना है। ठीक है, तो हम कुछ आर्ग्यूमेंट्स देते हैं कि भाई ये रीजन है, वो रीजन है, लाइक नैरो यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, एथिकल, ये सारे रीजंस देंगे। क्यों करना है ये हमें पता चलने के बाद हम सोचेंगे अच्छा ठीक है चलो मैं मान गई, कन्विंस हो गई कि क्यों करना है कंजर्वेशन, बट अब कैसे करना है।
तो कैसे में तुम्हारे पास आ जाएगा एक ऑन साइट एंड एक ऑफ साइट कंजर्वेशन मेथड्स, इन सिटू एंड एक्स सिटू। समझ में आई बात? तो चैप्टर को ही डिवाइड कर लो, एक हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे कंजर्वेशन के बारे में। क्या बोला मैंने? दो सेक्शंस में, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी में हम लोग ये सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं और कंजर्वेशन में क्यों करें, पहले तो भाई क्यों करें हम, एंड फिर अगर समझ आ जाए कि क्यों करना है तो फिर कैसे करें। ओके, अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर के। पहले से ही मैं तुम्हें हमेशा थोड़े बेसिक्स टर्मिनोलॉजीज जो इकोलॉजी के लिए भी आपको यूजफुल रहेंगे, सारे चैप्टर्स के लिए, पहले वो हम लोग ठीक से समझ लेते हैं, फिर हमारा चैप्टर थोड़ा स्पीड में जाएगा। देखो, पहले तो समझ लो कि भाई ये जो बायोस्फीयर है ये कैसे बना है। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल से बनती है पॉपुलेशन, मतलब एक इंडिविजुअल्स, बहुत सारे इंडिविजुअल्स मिलके क्या बनाएंगे? पॉपुलेशन। बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज की पॉपुलेशन तुम्हें क्या देगी? एक कम्युनिटी। जब ये लिविंग कम्युनिटी के साथ जब अबायोटिक मतलब जब नॉन लिविंग फैक्टर्स आ जाएंगे तो वो बनता है एक इकोसिस्टम। ठीक है, अब मान लो कि एक फॉरेस्ट की एक इकोसिस्टम है, ठीक है, एक रेन फॉरेस्ट है, उसके साथ हम दूसरे फॉरेस्ट भी ऐड कर देते हैं, तो एक बहुत लार्ज फॉरेस्ट के अंदर अलग अलग टाइप्स के फॉरेस्ट है। वो जो अलग अलग टाइप्स के फॉरेस्ट है उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। और जो इकोसिस्टम का ही बड़ा भाई मतलब उससे जरा लार्ज लैंड एरिया कवर कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे बायोम। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? बायोम। ठीक है, अब यही चीज जब सारी चीजें इकट्ठा आ जाती है, हम एक बहुत ही लार्ज पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं जिसपे लिविंग बींग्स रह रहे, एबायोटिक बायोटिक सारे फैक्टर्स के बारे में, तो दैट यू कॉल इट एज अ बायोस्फीयर। मतलब बायोस्फीयर बेटा एक अर्थ का पार्ट है जिसमें मतलब पूरे अर्थ का जो पार्ट है उसमें हम लोग वो पार्ट के बारे में बात करते हैं जहां पे लिविंग बींग्स रह रहे हैं। ठीक है, सो बायोस्फीयर के अंदर है बायोम, बायोम से छोटा इकोसिस्टम, इकोसिस्टम किससे बन रही है? कम्युनिटी से, कम्युनिटी से कौन बन रहा है? कम्युनिटी कैसे बन रही है बेटा? पॉपुलेशन से, और पॉपुलेशन को एक स्पीशीज से कौन बना रहा है? इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल, दूसरा इंडिविजुअल, तीसरा इंडिविजुअल मिलके क्या बना देगा बेटा? पॉपुलेशन। ठीक है, अब देखो बायोस्फीयर की डेफिनेशन इज, आई टोल्ड यू, अ पार्ट ऑफ द अर्थ, इट इज अ पार्ट ऑफ द अर्थ that is inhabited. What is written there? Just see, that is inhabited by the living things, because bio word is always related to the living things. ठीक है बेटा, अब देखो क्या इंक्लूड करेंगे? सारे इकोसिस्टम्स ऑफ द प्लैनेट, इंटरैक्शंस उन लोगों के बीच में, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन बायोस्फीयर। ठीक है, तो बायोस्फीयर तो समझ आ गया कि भाई वो हिस्सा है जहां पे इनहेबिटेशन हो रहा है ऑफ लिविंग बींग्स। अब बेटा हमारे चैप्टर का जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी इन दैट बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इट कैन बी फ्रॉम अ सिंपल सेल टू मैक्रोमोलिक्यूल्स टू बायोम्स। अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग, तुम आजू बाजू देखोगे तुम्हें कितने अलग अलग टाइप के तुम्हें ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे, फिर तुम्हें प्लांट्स दिखेंगे, लिविंग बींग्स, कितने कितने वेरिएशंस दिखेंगे। दैट इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी। लाइफ के जो स्पीशीज है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उसके अंदर की जो डाइवर्सिटी है उसको तुम बोलोगे बायोडाइवर्सिटी। किसने इस वर्ड को पॉपुलराइज किया? बहुत अच्छे से सुनो, बहुत अच्छे से, ठीक है, ध्यान से। मैं हमेशा बोला ऐसे ना, एकदम वर्ड्स एकदम ध्यान से सुनो, अच्छे से सुनो, दिमाग में बिठा दो, और जो कीवर्ड्स मैं बता रही हूँ उसको अच्छे से ध्यान में रखो। पूरी एनसीईआरटी बाय हार्ट करनी है ना, देन जस्ट सिट फॉर दिस लेक्चर्स। एडवर्ड विल्सन ने ये टर्म पॉपुलराइज किया था, और बेटा याद रखना है, हाँ भाई याद रखना पड़ेगा, ये चैप्टर याद ही रखना पड़ेगा। हम तुम्हें बता सकते हैं बिकॉज ये तो बहुत इजी है ना, बायोडाइवर्सिटी, लाइफ है, क्या क्या यूज है, उसको सेव करो, पाओ, है ना। बट अभी हम लोग ये चीजें तो नहीं करने वाले, यहाँ पे हमें नीट के लिए प्रिपेयर करना है। थियोरी होती तो कुछ भी लिख दो चलो, बट नीट के लिए प्रिपेयर करना है, तो नीट के लिए जब प्रिपेयर करना है तो चीजें जैसी दी है वैसी तुम्हें बाय हार्ट करनी है। ठीक है, सो एडवर्ड विल्सन, यस, इसने टर्म पॉपुलराइज किया था। अब ये कौन है एडवर्ड विल्सन? अगर एमसीक्यू आ गया तो एमसीक्यू आ गया तो बेटा एनसीईआरटी लाइंस खोलो, और एनसीईआरटी लाइंस में देखो कि भाई ये एडवर्ड विल्सन है कौन। तो एनसीईआरटी में तुम्हारा एडवर्ड विल्सन कौन है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। ही इज व्हाट? ही इज व्हाट? अ सोशियो
sociobiologist. He is what? Yes, a sociobiologist. So हम चलो fill in the blanks कर लेते हैं. He is a sociobiologist. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है उसमें मैं कुछ इकोलॉजिस्ट या ऐसा कुछ लिख दूंगी, तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा. याद रखना है इज अ सोशियोबायोलॉजिस्ट. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, आई टोल्ड यू दिस चार्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इकोलॉजी का कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले ये माइंड मैप तुम्हारे दिमाग में इतना फिट हो जाना चाहिए अच्छे से, और उसके बाद ही उसके पॉइंटर्स अच्छे से करना, क्योंकि जैसे ही तुम्हें हेडिंग्स याद हो जाएंगे अंदर का जो कंटेंट है वो अपने आप याद आना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, अदरवाइज ये भूल में तुम अंदर घूम जाओगे. ठीक है, सी नाउ. सो लेट अस स्टार्ट कि व्हाट इज द थिंग्स गिवन इन एनसीईआरटी. इंट्रोडक्शन में बायोस का मीनिंग होता है लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ. दोनों मिला के तुम्हारा टर्म बना है बायोडाइवर्सिटी. And that is what your NCERT is saying, that occurrence of different types of ecosystems, different species of organisms, ठीक है, with a whole range of their variants, that is biotypes, adapted to different climates, environments, along with their interactions and processes. Okay, this is a little detailed definition that I have written here. This will help you to answer many questions. Okay, so it is nothing but there is an interaction between different species, different ecosystems, whatever जो हमने सारे levels किए, वो सारे levels के अंदर की जो interaction है वो हो जाती है तुम्हारी biodiversity. ठीक है, very very important. Oh my god, see the degree of biodiversity. So कैसे याद रखोगे इसको? देखो मैंने तो ऐसे याद रख लिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, तो 2020 28 3 lakhs. ठीक है, सो इट इज AOFB, एंड्स, ऑर्किड्स, फिशेस एंड बीटल्स. ओके, एंड्स, ऑर्किड्स, फिशेस एंड बीटल्स, ये जो सारे हैं तीनों, ये चारों तुम्हें याद रखने हैं, बिकॉज दिस इज सेम एग्जैक्टली गिवन इन एनसीईआरटी. दिस इज द डिग्री ऑफ बायोडाइवर्सिटी. सो हेडिंग वाइज याद रखना, डिग्री ऑफ बायोडाइवर्सिटी में 2020 28 3 lakhs. So 20,000 species of ants, 20,000 species of orchids, 28,000 species of fishes, 3 lakh species of beetles. All these things you will have to remember it as it is. This is the degree of biodiversity. Okay, now they are saying dash dash and dash have been trying to understand. अगर मैंने ऐसा question डाल दिया तो dash dash and dash have been trying to understand the significance of such diversity by asking important question, who. So again NCERT says it is ecologist and the evolutionary biologist. Can you see the same sentences which I have written it here? Can you see this? 20,000 species of ants, फिर मैंने इसको ऑर्डर में लिखा है, 20,000 species of orchids, फिर 28,000 species of fishes and 3 lakh species of beetles. तो ये मैंने सिर्फ क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सिर्फ उसको लिख दिया. ये हमारी फिलिंग द ब्लैंक्स का आंसर है, इकोलॉजिस्ट एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट. ठीक है, इकोलॉजिस्ट एंड इवोल्यूशनरी biologist have been trying to understand the significance by asking such important question. क्यों जरूरी है ये सब, क्या है ये डाइवर्सिटी, क्यों करना है ये, ऑल दीज थिंग्स. और ये बाप रे इतनी सारी डाइवर्सिटी, क्या ये सारे डिस्कवर हो चुके हैं? ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, एंड्स की क्या इंपॉर्टेंस है, इतनी सारी स्पीशीज की क्या इंपॉर्टेंस है. ओके, सी नाउ. इन आवर बायोस्फीयर इमेंस डाइवर्सिटी को एक और वर्ड दिया एनसीईआरटी में जो बेटा भूलना नहीं है. वो लोग ने बोला इमेंस डाइवर्सिटी को क्या वर्ड दिया उन्होंने, हेट्रोजेनिटी. सो अगेन अवर यहाँ पे फिल करना है हेट्रोजेनिटी. बेटा मैं पूरी की पूरी एनसीईआरटी करा रही हूँ इस वन शॉट में, बेटा अच्छे से उसको देखो और समझो. एनसीईआरटी ही है ये, और ये नोट्स भी तुम्हें वापस से डाउनलोड करने जैसे हैं वैसे तुम्हें मिलने वाले हैं. ठीक है, यस. सो बायोस्फीयर में डाइवर्सिटी सिर्फ स्पीशीज लेवल पे नहीं है, बल्कि सारे लेवल्स पे है, सारे के सारे लेवल्स पे, रेंजिंग फ्रॉम डैश विद इन द सेल्स टू डैश. मतलब जो मैंने तुम्हें लेवल्स दिखाए थे इंडिविजुअल, बट इंडिविजुअल के अंदर भी यू हैव सेल्स, यू हैव मैक्रोमोलिक्यूल्स. उस लेवल से डाइवर्सिटी दिखती है. कहां तक, बायोम्स तक. अब याद आ रहा है बायोम्स, बायोस्फीयर के अंदर बायोम्स है. सो लेट अस सी कहां से कहां तक तुम्हें लेवल्स पे दिख रही है तुम्हें डाइवर्सिटी.
You are looking at the diversity from your this yes, from cells, from macromolecules at the level of cells till biomes. So this is what is given here, ranging from macromolecules within the cells to biomes. Till then you can see. So what is our answer? From dash within cells. Within cells क्या है? Macromolecules to biomes. Very very good. See, I'm just seeing how micro things are important from MCQ. ये ऐसे क्वेश्चन आ गए तो क्या करोगे तुम? From macromolecules within the cells to biomes, line by line NCERT by heart कर लो, ठीक है? ओके, नाउ सी, अब मैंने क्या बोला था, पहला टॉपिक जो हम करने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी में, इंट्रोडक्शन खत्म हो रहा है, पहला टॉपिक हम करने वाले हैं लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बेटा ये चैप्टर में तुम सिर्फ ये देख रहे हो कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो तुम्हें कहाँ कहाँ दिख रही है, कौन से लेवल पे दिख रही है, किस एक्सटेंशन तक दिख रही है, कहाँ पे ज्यादा दिख रही है, कहाँ पे कम दिख रही है, क्यों वहां पे ज्यादा दिख रही है, क्यों वहां पे कम दिख रही है। तो डिफिकल्ट क्या हो जाता है बच्चों के लिए बेटा, वो सब याद रखना, इसके लिए वो समरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हम सबसे पहले जो देखेंगे वो होगी जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक मतलब जीन्स के लेवल पे। सो एक स्पीशीज बहुत सारी हाई डाइवर्सिटी दिखा देता है एट द लेवल ऑफ जेनेटिक्स। फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ प्लांट, जो मैंने बाजू में बेटा ये जो ट्री जैसा जो दिखा है, ये कौन सा प्लांट है बेटा? रॉवोल्फिया वोमिटेरिया। ओके, सो रॉवोल्फिया वोमिटेरिया ये जो प्लांट है या ये जो मेडिसिनल इसका जो यूज है, ये अलग अलग रीजन्स में ग्रो हो रहा है। उसको एक स्टोरी की सुना सुनो कि एक ऐसा पौधा है, एक ऐसा प्लांट है, एक ऐसा ट्री है जो हिमालय रीजन्स में अलग 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 जगहों पे ग्रो हो रहा है, ठीक है। और ये क्योंकि अलग अलग जगहों पे ग्रो हो रहा है, बट स्पीशीज तो एक ही है। ये एमसीक्यू नीट में आया हुआ है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि हिमालय के अलग अलग रीजन्स में वो तुम्हें दिखता है, और हिमालय के अलग अलग रीजन्स में वो मोस्टली तुम्हें ईस्टर्न साइड, थोड़ा पंजाब का एरिया, थोड़ा ईस्टर्न आसाम वगैरह वो साइड का जो एरिया है वहां पे तुम्हें दिखेगा। और जब तुम यही सेम प्लांट अगर तुम पंजाब के हिमालय रेंजेस से अगर तुम ले लोगे और तुम ईस्टर्न हिमालय रीजन से लोगे, तो उन लोगों में जेनेटिकली वेरिएशंस होंगे। और ये जो जेनेटिकली वेरिएशंस होंगे वो कौन से लेवल पे होंगे, ये एक्चुअली में तुम्हारा नीट का एमसीक्यू है, ठीक है। कौन से लेवल पे होते हैं? सी, आई हैव मार्क्ड इट हियर, एट द लेवल ऑफ पोटेंसी एंड कॉन्सेंट्रेशन। कौन सा कॉन्सेंट्रेशन? एक केमिकल होता है उसके अंदर जिसका नाम है रेसरपाइन। ये जनरली ट्रीट करने के लिए, लाइक डायरिया जैसा ट्रीट करने के लिए, या फिर थोड़े नर्वस जो नर्व से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं, लाइक ब्रेन से रिलेटेड, उसको भी ट्रीट करने के लिए ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो इन टर्म्स ऑफ पोटेंसी एंड कॉन्सेंट्रेशन, ये हर एक एरिया, हर एक हिमालय रीजन में ये जेनेटिकली ये दो क्वालिटीज में डिफरेंट करता है। इन टर्म्स ऑफ पोटेंसी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट, ऑफ दैट पर्टिकुलर केमिकल जो हम यूज करते हैं फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। वो केमिकल हम क्या करते हैं, देखो पहले फिलिंग द ब्लैंक्स, यहाँ पे क्या आएगा? पोटेंसी एंड कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, पोटेंसी एंड कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में। अब ये जो केमिकल है बेटा, ये एनसीईआरटी में लिख लेना, एक अल्कलॉइड केमिकल है और उसका नाम है रेसरपाइन। हम इसको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? हम इसको रूट्स से एक्सट्रैक्ट करते हैं, लाइक उसके रूट्स को ड्राई करके फिर उसमें से हम ये केमिकल एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके रूट्स को हम लोग क्या करेंगे, उसका पाउडर बना के उसको वैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट इसका जो यूज बताया गया है वो है हाइपरटेंशन के लिए। यस, न्यूरोलॉजिकल है, हाइपरटेंशन, डायरिया, बहुत सारी चीज़ों के लिए, बट मेजरली ये हाइपरटेंशन के लिए यूज होने वाला मेडिसिन है, ठीक है। ओके, तो ये दो चीज़ें तुम्हें एनसीईआरटी में ऐड करनी पड़ेगी, एक की हाइपरटेंशन के लिए है एंड दूसरा की ये एक अल्कलॉइड एक्टिव केमिकल है। कहाँ से तुम एक्सट्रैक्ट करते हो बेटा? रूट्स में से तुम एक्सट्रैक्ट करते हो, ठीक है। इंडिया में हम अगर स्पीशीज में देखें और जेनेटिक वेरिएशंस के अगर हम एग्जांपल्स देखें, तो बेटा एक ही स्पीशीज के तुम्हें अलग अलग जेनेटिकली लेवल पे, जीन्स के लेवल पे जो वेरिएशंस दिखेंगे वो होंगे 50,000 rice and around 1,000 varieties of mangoes है। 50,000 varieties of rice, 1,000 varieties of mangoes which are genetically different strains।
ये चीजें हमें किस में हेल्प करती है? What दिस जेनेटिक वेरिएशन ये नई स्पीशीज बनाने में हेल्प करती है. दैट इज नथिंग बट स्पीशिएशन. ये एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है. दैट इज नथिंग बट स्पीशिएशन. ओके, अब देखो एट, सो यहां पे हमने क्या देखा? एट द लेवल ऑफ जेनेटिक, एट द लेवल ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी. ओके, दूसरा जो लेवल दिखेगा वो हमें दिखेगा स्पीशीज के लेवल पे, एंड तीसरा हमें दिखेगा इकोलॉजिकल के लेवल पे. ठीक है, तो स्पीशीज के लेवल पे जो हमें डाइवर्सिटी दिख रही है, सुनो बच्चों अच्छे से, एट स्पीशीज लेवल सपोज हम देखें कि एम्फीबियंस एक स्पीशीज है. ठीक है, सो एम्फीबियंस जो तुम्हारा, एम्फीबियंस के जो स्पीशीज है, यू हैव दिस क्लास ऑफ एम्फीबियंस, उसके जो स्पीशीज है वो वेस्टर्न घाट्स में तुम्हें ज्यादा डाइवर्सिफाइड एम्फीबियन स्पीशीज दिखेंगे देन एज कंपेयर टू द ईस्टर्न घाट्स. ओके, स्पीशीज डाइवर्सिटी मतलब एक ही कैटेगरी के डिफरेंट डिफरेंट जो तुम्हें स्पीशीज दिखते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? ओके, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ बोथ. मतलब इसका मीनिंग क्या है कि अगर एक एरिया में मुझे बहुत ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी दिख रही है तो वो क्यों दिख रही है? तो वो दो चीजों का बेटा कॉम्बिनेशन होता है. एक होती है स्पीशीज रिचनेस. बेटा अच्छे से समझ लेना स्पीशीज रिचनेस क्या है. मतलब हम ये बोलना चाहते हैं कि वो एरिया, जिस एरिया को हम पढ़ रहे हैं या जिस एरिया को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं या जिस एरिया को हम बराबर से देखने जा रहे हैं, वो एरिया कि पर यूनिट एरिया में कितने स्पीशीज है. फॉर एग्जाम्पल अगर पर यूनिट एरिया स्पीशीज बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू, सपोज यू हैव टू एरियाज, एक है एरिया ए, एक है एरिया बी. अब एरिया ए में पर यूनिट एरिया अगर स्पीशीज बहुत ज्यादा है तो ए इज हैविंग मोर स्पीशीज रिचनेस देन एज कंपेयर टू बी, उतने ही पर यूनिट एरिया में. सो वी आर गोइंग टू काउंट इट पर यूनिट एरिया, कितने नंबर ऑफ स्पीशीज है वो डिसाइड करेंगे कि वो स्पीशीज रिचनेस वहां पे कितना है. ऑल्सो वी हैव टू सी दैट स्पीशीज की इवननेस कितनी है. इवननेस का मतलब क्या है बेटा कि सपोज मैं एक एरिया एक्सप्लोर कर रही हूं और उस एरिया में 10 स्पीशीज है, किसी एक्स स्पीशीज है और 2 ही वाई स्पीशीज है. ठीक है, तो वी हैव टू सी दैट डिफरेंट स्पीशीज के नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इक्वल है या एक स्पीशीज के इंडिविजुअल्स बहुत कम है और एक स्पीशीज के इंडिविजुअल्स बहुत ज्यादा है, तो वो डोमिनेटिंग हो जाएंगे. ठीक है, तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है. तो स्पीशीज डाइवर्सिटी हमें कब दिखेगी? जब वो एरिया बहुत ज्यादा स्पीशीज से रिच होगा, और दूसरा कि जब वो एरिया में स्पीशीज की बहुत अच्छी खासी इवननेस होगी. अंडरस्टैंडिंग? तो अच्छा खासा इवननेस और अच्छी खासी रिचनेस के दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलेंगी स्पीशीज डाइवर्सिटी. बेटा स्पीशीज रिचनेस ये टर्म हम बहुत बार यूज करने वाले हैं, सो सी टू इट दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इट इज. पर यूनिट एरिया नंबर ऑफ स्पीशीज अगर ज्यादा है तो देयर इज स्पीशीज रिचनेस. दूसरी लेवल है इकोसिस्टम के लेवल पे डाइवर्सिटी. बेटा ये सिर्फ तुम्हें ये बता रही है कि हमारे पास बहुत ज्यादा इकोसिस्टम है, बहुत अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम्स है. और बेटा वही अलग अलग टाइप की इकोसिस्टम्स मैंने तुम्हें फोटोग्राफ से समझाने की ट्राई कर रही हूँ सो दैट यू नो वो तुम्हें याद रहे. पहला तुम्हारे पास डेजर्ट्स, रेगिस्तान, फिर रेन फॉरेस्ट, पूरा हरा भरा फॉरेस्ट. ओके, deciduous forest is something like this. Mangroves is it's all you have trees and everything, and then you have all that wetlands and you have some land over there. तो पूरा नीचे जनरली क्या होता है, रेन फॉरेस्ट का जो तुम्हारा बेस होता है वहां पे तुम सॉलिड लाइक लैंड होता है. और मैनग्रोव्स भी एग्जैक्टली एक्चुअली ग्रीन रेन फॉरेस्ट की तरह ही दिखेगा, बट उसका जो फ्लोर होगा दैट वुड बी फुल ऑफ वाटर. ओके, एंड एकदम ऐसे ट्रीज से पूरा कवर्ड रहेगा. Okay, so you can see it here in the mangroves. Then you'll have coral reefs, wetlands where you'll have all those पानी भरा रहेगा. Estuaries, you know, river meeting the sea, brackish water जहाँ पे होता है. Alpine meadows. So all these are like different. Wow, this is different ecosystems which are present. Ecosystem diversity is quite low in countries like स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बोलेंगे उसको. स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में तुम्हें नॉर्वे दिया हुआ है, उसमें 2 और कंट्रीज आ जाते हैं, स्वीडन एंड डेनमार्क. तो ये भी उसमें स्कैंडिनेवियन में आ जाते हैं. क्यों? क्योंकि वहां पे टेम्परेचर उस तरीके का नहीं है, इसलिए डाइवर्सिटी वहां पे कम है. इकोसिस्टम डाइवर्सिटी
तीन टाइप की होगी, बस इतना सिर्फ, ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट जस्ट रिमेंबर अल्फा, बीटा एंड गैमा. अल्फा इज विद इन, नाउ यू नो वेयर द कम्युनिटी इज, है ना. इंडिविजुअल से पॉपुलेशन से कम्युनिटी, अलग अलग कम्युनिटीज जब इंटरैक्ट कर रही है, देन बिकम्स दी, यस, इकोसिस्टम. सो ऑल दीज नाउ यू नो प्रॉपरली. सो विद इन द कम्युनिटी अगर देर इज सम डाइवर्सिटी, देन दैट इज कॉल्ड एज अल्फा. Okay, it is if it is between the two communities, if there is a diversity, then you call it as beta. And suppose ये बहुत ज्यादा पूरा habitat ही change हो रहा है, okay, then you call it as gamma. So it is nothing but the diversity is area wise, मतलब छोटे within the community है तो अल्फा, उससे थोड़ा बड़ा है तो बीटा, और अगर larger area को cover कर रहा है तो gamma diversity. ठीक है, ये है नहीं, just याद रहता है तो ठीक है, otherwise it's okay. Now we come to NCERT 13.1.1. They are saying that, अभी चलो बताओ, अभी ये सारी चीजें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अर्थ में कितनी स्पीशीज है, फिर कितनी उसमें से इंडिया में है, तो इसको हमें याद रखना है. उसके लिए तुम्हें ये नोट्स बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाएंगे. सो लेट्स सी नाउ. तो हम लोग ने ये वाला पार्ट अभी कर लिया, ठीक है. नाउ वी आर इनटू दिस पार्ट, हाउ मेनी स्पीशीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी आर देयर इन इंडिया. सो ये हम लोग दो रीजन्स में करेंगे कि अर्थ में कितनी है और इंडिया में कितनी है. सो सी नाउ, अकॉर्डिंग टू IUCN, तो IUCN की फुल फॉर्म अच्छे से कर लेना, ये आ सकती है एग्जाम में, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. बेटा अगर ऐसा लग रहा है ना कि वन शॉट में कोई ऐसा एक टॉपिक है कि मैम ये थोड़ा डिटेल में पढ़ा दो, बिकॉज ये वन शॉट है ना, आई हैव टू कंप्लीट द चैप्टर विद वेरी, सो दैट यू रिमेंबर कंप्लीट NCERT ऑल्सो. इमीडिएटली इसके नोट्स तुम लोग डाउनलोड करके पढ़ के फटाफट इसके MCQ सॉल्व कर देना, तो ये चैप्टर तुम्हारा अभी के अभी हो जाएगा. तो अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई डिटेल्स में अगर तुम्हें कुछ जाना है तो मुझे सिर्फ कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना कि मैम ये वीडियो थोड़ा डिटेल में चाहिए, ये कॉन्सेप्ट डिटेल में चाहिए. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उसकी डिटेल वीडियो भी आपके लिए डाल दूँ, ठीक है. इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज IUCN. तो 2004 के, दिस ऑल्सो यू शुड रिमेंबर, 2004 के डेटा के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स डिस्क्राइब सो फार आर स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियंस. फॉर मेनी टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स स्पीशीज इन्वेंटरीज, मतलब व्हाट वी आर सेइंग इज कि स्पीशीज एक्चुअली इन्वेंटरीज मतलब हमने स्पीशीज की जो स्टडी की है वो कहाँ पे ज्यादा कंप्लीट हुई है. ओके, सो कहाँ पे ज्यादा कंप्लीट हुई है, इन विच पार्ट. सी नाउ, रीड दिस लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम NCERT. सी, estimates vary widely and many of them are only educated guesses. For many taxonomic groups, species inventories with record, ठीक है, are more complete in which zone, temperate zone, than in tropical. और एक्चुअली में देखा जाए तो ट्रॉपिक्स में तुम्हें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी दिखती है. ओके, एंड स्टिल सो मेनी स्पीशीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड ओवर देयर. सो मोर इन टेम्परेट देन इन ट्रॉपिकल. स्पीशीज बेटा, स्पीशीज की इन्वेंटरीज मतलब रिकॉर्ड्स बाकी है, मोर कंप्लीट इन टेम्परेट देन इन ट्रॉपिकल. मतलब ट्रॉपिकल में अभी भी बहुत सारी इन्वेंटरीज बाकी हैं टू डिस्कवर, ठीक है. सम एक्सट्रीम एस्टिमेट्स रेंज फ्रॉम 20 to 50 मिलियन. मतलब हम सोच रहे थे कि भाई इतनी स्पीशीज डाइवर्सिटी हो सकती है, बट नहीं. कंजर्वेटिव एंड साइंटिफिकली साउंड एस्टिमेट एक बंदा है, बोला रुको भाई मैं जरा आराम से सोचता हूँ, बताता हूँ. उसने बोला कि ग्लोबल स्पीशीज जो है वो डाइवर्सिटी अबाउट 7 मिलियन है. अब इस 7 मिलियन में से हम एक्चुअली में कितना रिकॉर्ड कर पाए पूरे, अगर मैं स्पीशीज टोटल काउंट करूं तो उसमें से हम 22% हम स्पीशीज को रिकॉर्ड कर पाए, ठीक है. तो बेटा 22% दो जगह यूज हो रहा है, तो जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज्ड. मैंने जो ये वाला 22% जहां से लिया है, इट इज ओवर हियर. व्हाट इज सेइंग, इफ वी एक्सेप्ट मेज, अच्छे से ध्यान देना, ये कंफ्यूजिंग हो सकता है. एस्टिमेट्स ओनली 22% ऑफ द टोटल स्पीशीज हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार. मतलब टोटल में से 22% रिकॉर्डेड है, ठीक है. तो ये जो 7 मिलियन है उसमें से अगर हम स्पीशीज की इन्वेंटरी को देखें तो एनिमल्स कितने रिकॉर्ड हुए हैं, मोर देन 70%. एनिमल्स कितने रिकॉर्ड हुए, मोर देन 70%. और प्लांट्स कितने हुए, 22%. बेटा ये
सुनो मेरी बात, ये जो तुम्हारा 7 मिलियन है ये टोटल स्पीशीज है, उसमें से 70% से ज्यादा हमने एनिमल्स की इन्वेंट्री को रिकॉर्ड कर लिया, 22% हमने प्लांट्स की इन्वेंट्री को रिकॉर्ड किया, बट प्लांट्स में हमने एल्गे भी इंक्लूड कर दिया, फंगाई भी इंक्लूड कर दिया, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, सारा कुछ, ये सारा कुछ इंक्लूड करके ये 22% है। ये भी अगर मैं मिला लूं 70-22, तो एक्चुअली में भी मैंने कितना किया है, पूरा सारे स्पीशीज मिला के भी कितना हम लोगों ने डिस्कवर किया है, 22%। अगर ये 22% का नॉलेज मैं इधर अप्लाई करूं, अप्लाई दैट टोटल वाला 22% टू इंडिया, अगर मैं इस नॉलेज को इंडिया में अप्लाई करूं, तो इंडिया में 1 लाख प्लांट्स से भी ज्यादा अभी डिस्कवरी, मतलब उसको रिकॉर्ड करना बाकी है। 3 लाख एनिमल स्पीशीज, मोर देन 3 लाख एनिमल स्पीशीज आर स्टिल टू बी डिस्कवर्ड। मैंने एक जगह पे क्यों लाके रखा है, क्योंकि तुम समझो कि 7 मिलियन से में हमने कितना रिकॉर्ड किया, 22%। उस 22% को मान लो अगर मैं डिवाइड करूं तो 70% से ज्यादा हमने एनिमल्स को डिस्कवर कर लिया है, और हमने 22% प्लांट्स को डिस्कवर कर लिया। और प्लांट्स का जो हमने रिकॉर्ड लिया है उसमें हमने फंगाई, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स सबको इंक्लूड कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं एनिमल्स की बात करूं, अमोंग द एनिमल्स, ठीक है, अमोंग द एनिमल्स सबसे ज्यादा स्पीशीज हमें किसकी दिख रही है, इंसेक्ट्स की दिख रही है, मोस्ट स्पीशीज रिच, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आर्थ्रोपोड्स में भी। नंबर ऑफ फंजाई इज मोर इफ वी कंबाइन फिशेस प्लस एम्फिबियंस प्लस रेप्टाइल्स प्लस मैमल्स, ओके। बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट दी प्रोकैरियोट्स, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू असर्शन रीजन, बहुत सारी जगहों पे ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, अपने खुद के क्वेश्चंस फ्रेम करो। वो बोल रहे कि भाई जो हमारे जो कैटेगरी करने वाले या जो क्लासिफाई करने वाले जो हमारे पास मेथड्स है, उस मेथड से हम प्रोकैरियोट्स को कहीं पे भी फिट नहीं कर सकते, क्योंकि वो मेथड्स माइक्रोबियल स्पीशीज के लिए इतने सूटेबल नहीं है। इट इज नॉट सूटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग द माइक्रोबियल स्पीशीज। और बहुत सारे स्पीशीज ऐसे हैं जो हम लेबोरेटरी में कल्चर नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमें उसका जो स्पीशीज की जो डाइवर्सिटी है वो समझ में नहीं आ रही है, या उनका जो मेथड है वो समझ में नहीं आ पाएगा। इसकी वजह से प्रोकैरियोटिक स्पीशीज जो है उनके बारे में बायोलॉजिस्ट ज्यादा श्योर नहीं है। बहुत ही छोटा टॉपिक है एनसीईआरटी में, बट बेटा ध्यान रखना कि ये सारी लाइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने अर्थ की बात कर ली, अब हम बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया में अगर मैं वर्ल्ड की लैंड की बात करूं तो इंडिया कितना कवर कर रहा है, 2.4%। बट अगर मैं वर्ल्ड की डाइवर्सिटी की बात करूं तो इंडिया कितना कवर कर रहा है, 8.1%। इतनी डाइवर्सिफाइड है यहाँ पे, इतना ज्यादा डाइवर्सिटी है इधर, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे हमारे पास 45,000 प्लांट्स है, उसके मतलब जो अराउंड ट्वाइस एज मेनी, okay, so you have 90,000 of animals, जो around twice as many as plants है, तो I'm just assuming as 90,000. According to Blaze global estimate, only 22% have been recorded, और इस 22% के डेटा को see now you'll understand this lines now. अगर मैं इस 20% के डेटा को शांति से सुनना, if I apply this 20% का जो डेटा है, if I apply this proportion to India's diversity figures, तो हमें पता चलेगा कि मोर देन 1 लाख प्लांट स्पीशीज, मोर देन 3,000 एनिमल स्पीशीज आर स्टिल टू बी डिस्कवर्ड, ठीक है। सो वुड वी एवर बी कंप्लीट दिस इन्वेंटरी ऑफ बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ आवर कंट्री? लेट्स सी, okay. Considering the immense manpower and the time required to complete the job, the situation appears more hopeless when we realize that a large fraction of these species face threat to become extinct even before we discover them. ओके, सो सी ना, सो दैट्स ओके, वो इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। वापस से मैं ऐसी बिना देखे अगर हम देखें तो हम ये बोल रहे हैं कि पहले हमारा एस्टिमेट ये था, वापस से सुनो, कि 20 से 50 मिलियन हो सकते हैं। फिर एक बंदा आया रॉबर्ट में, उसने बोला रुको भाई मैं देखता हूँ ये कितना होगा, 7 मिलियन होगा। अब इस 7 मिलियन में से हमने कितना 22% ऑफ द स्पीशीज को डिस्कवर कर लिया है। और इस 22% के डेटा को अगर मैं इंडिया में, पहले ये याद रखो, अगर मैं इंडिया में अप्लाई करूँ तो 1 लाख से भी ज्यादा प्लांट स्पीशीज और 3 लाख से भी ज्यादा एनिमल स्पीशीज डिस्कवर करना बाकी है इंडिया में। इसको ऐसे पढ़ो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ।
फिर ये जो 7 मिलियन जो स्पीशीज है, ये 7 मिलियन स्पीशीज में से हमने 70% से ज्यादा एनिमल्स को रिकॉर्ड कर लिया है और 22% से भी ज्यादा प्लांट्स को रिकॉर्ड कर लिया है। ये जो प्लांट्स है उसके अंदर हमने फंगाई, एल्गे, ब्रायोफाइट्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म सब इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, अब सुनो गौर से, ये एनिमल्स के अंदर भी सबसे ज्यादा कौन है? इंसेक्ट्स। एंड अगर मैं फंजाई की पॉपुलेशन को देखूं तो फंजाई की पॉपुलेशन इज इक्विवेलेंट टू फिशेस प्लस एम्फिबियंस प्लस रेप्टाइल्स प्लस मैमल्स। सो इतने फंगाई के स्पीशीज हैं। समझ में आ रहा है? यस। नहीं तो इसी जो मैंने बोला ना, इसको बार बार रिवाइंड प्ले करके दिमाग में चीजें बिठा लो। अगर मैं इंडिया, ये सारी मैंने अर्थ के बारे में बात की थी, इंडिया के बारे में मैंने सिर्फ एक ही बात की थी कि वो 22% वाला जो नॉलेज है वो इंडिया को अप्लाई कर दो। इंडिया की जो लैंड है वर्ल्ड से 2.4% लैंड वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, बट स्पीशीज डाइवर्सिटी के मामले में इंडिया कुछ कम नहीं है, 8.1% कंट्रीब्यूशन है उसका ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी में। इसलिए वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज है। 45,000 प्लांट्स है, उसके डबल क्या है? एनिमल्स। ओके, 15,000 न्यू स्पीशीज आर डिस्कवर्ड पर ईयर। मतलब हम पर ईयर कितना अचीव कर पा रहे हैं? हम 15,000 स्पीशीज ऑलमोस्ट डिस्कवर कर रहे हैं पर ईयर। फिर भी बेटा पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि हम सारा कुछ डिस्कवर कर ले, बिकॉज द ओनली मीनिंग टू टेल यू दिस इज के दिस इज व्हाट द अर्थ इज हैविंग द डाइवर्सिटी। इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है अर्थ के ऊपर, यही तुम्हें कहना चाह रहे हैं। ओके, ये चैप्टर में तुम्हें यही कहेंगे कि अर्थ में इतनी डाइवर्सिटी है, इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है। अभी भी इतने जो स्पीशीज है वो डिस्कवर करने बाकी है। तो वो नंबर्स बार बार पढ़ो, अच्छे फॉर्मेट में उसको लिखो। अभी तो तुम्हें ये नोट्स मिल जाएंगे तो यही चीज को तुम पढ़ सकते हो। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट था वो था पैटर्न्स ऑफ डाइवर्सिटी। अगर तुम भूल भटक गए हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि हमने क्या किया है बेटा। यस, हमने कर दिया है लेवल्स। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ से चलो चालू करते हैं। हमने कर लिया लेवल्स ऑफ डाइवर्सिटी। लेवल्स जो 13.1 में था। ठीक है, लेवल्स करने के बाद जेनेटिक, स्पीशीज एंड इकोलॉजिकल। फिर हमने चालू किया कि भाई बताओ, लेवल्स तो हो गए बट अब डाइवर्सिटी के फिगर्स तो बताओ। तो हमने बोल दिया कि भाई इंडिया में इतना है, अर्थ में इतना है। ये जो डेटा है वो IUCN ने हमको दिया है 2004 में। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास डेटा है जो हमने याद कर लिए। बेटा बार बार उसको याद करना। ये चार्ट्स वही डेपिकेट करते हैं जो हमने डेटा में बोला हुआ है। ठीक है, नाउ दूसरी चीज है कि भाई चलो ये डाइवर्सिटी तो हमें पता चल गई कि अर्थ में इतनी है, इंडिया में इतनी है। सुनो गौर से, अर्थ में इतनी है, इंडिया में इतनी है, ये मुझे डाइवर्सिटी तो समझ आ गई। बट अब मुझे ये जानना है कि पैटर्न क्या है डाइवर्सिटी का। तो बेटा ये बहुत अच्छी ट्रिक है, ओके, जो मैं तुम्हें बताऊंगी कि कौन सी पैटर्न्स है। तो अगर ये तुम्हें पूरा का पूरा लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स याद रखना है तो एक बहुत अच्छी ट्रिक है, उसी से याद करना। और ये तुम बेसिक कर चुके हो ज्योग्राफी में। ओके, अर्थ ड्रॉ करना है, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, टेम्परेट जोन, ये सारे लैटिट्यूड्स लिखने हैं। ठीक है, और इस लैटिट्यूड्स के अकॉर्डिंग तुम्हें याद करना है कि कहाँ कहाँ पे कौन से स्पीशीज है। तो इस पूरे पैराग्राफ को मैंने बहुत ही इजी वे में एक चार्ट में लेके आई हूँ। अच्छे से इस चीज को करना एंड इसको दिमाग में बहुत अच्छे से रख देना। पूरी NCERT का ये पूरा पैराग्राफ जैसा है वैसा तुम्हें याद हो जाएगा। ये देखो, पहली बात है, पहली चीज जो तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है वो ये है कि पैटर्न्स में हम दो चीजें पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट्स, दूसरा हम पढ़ेंगे स्पीशीज और एरिया का रिलेशनशिप। कि भाई एक एरिया है और उसमें जो नंबर ऑफ स्पीशीज है उन दोनों का क्या रिलेशन है। बिकॉज हमें दोनों चीजें पढ़नी पड़ेगी ना, कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने स्पीशीज है वही तो डिसाइड करेगा स्पीशीज की रिचनेस। ठीक है, तो वो चीज हो गई। लैटिट्यूडनल में अगर मैं लैटिट्यूड्स की बात करूं तो तुम्हारे पास इक्वेटर है, फिर ट्रॉपिक जोन है, फिर टेम्परेट जोन है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट तुम्हारा जो ट्रॉप है या जो ट्रॉपिकल एरिया है, दे आर हैविंग मोर स्पीशीज देन दैट ऑफ टेम्परेट। ओके, टेम्परेट इज हैविंग लेस एरिया। जैसे जैसे तुम ऊपर जाते जाओगे स्पीशीज की जो रिचनेस है वो कम होती जाएगी। सो योर ट्रॉपिकल विल हैव मोर species than temperate. Okay, now see, देखो ये है तुम्हारा मंत्र to study about your yes latitudinal. They are saying that जो कोलंबिया है
अच्छे से देखो, कोलंबिया, ओके, which is near to the equator, is having more species richness, means around 1400 bird species, okay. Then that of New York, New York which is at the latitude of 41 degree north, यहाँ पे जो species की जो richness है वो 105 bird species है, जो अराउंड तुम्हारे टेम्परेट जोन में आ जाती है, ठीक है। इक्वेटर के नजदीक जो इक्वेडर है, इक्वेडर फॉरेस्ट हैज 10 टाइम्स मोर वैस्कुलर प्लांट्स देन दैट ऑफ मिड वेस्ट ऑफ यूएसए। सो मिड वेस्ट ऑफ यूएसए मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। समझ में आ रहा है बेटा? यस। दूसरा वो लोग बोल रहे हैं कि ग्रीनलैंड को अगर हम कंपेयर करें, जो तुम नॉर्थ की तरफ और जा रहे हो, जहाँ पे 71 डिग्री नॉर्थ पे है, वहां पे 56 बर्ड स्पीशीज है। कितने? 56। सो ग्रीनलैंड, फिर न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में ही यूएसए, इस तरफ मिड वेस्ट में यूएसए, यूएसए और इक्वेटर को कंपेयर करना, बर्ड 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 को कंपेयर करते जाना। एक इक्वेटर के पास है तुम्हारा कोलंबिया, फिर उसके बाद तुम्हारा चला जाता है 41 डिग्री नॉर्थ पे, यस, 41 डिग्री नॉर्थ पे न्यूयॉर्क, जहां पे 105 बर्ड स्पीशीज है। ऑलमोस्ट उसके तुम आधे गिन लो, कहां पे? ऑलमोस्ट आधे ग्रीनलैंड में, जो पोलर एरियाज में आ जाता है, 671 डिग्री नॉर्थ पे आ जाता है। तो ऑब्वियसली वहां पे स्पीशीज रिचनेस या स्पीशीज डाइवर्सिटी कम होते जाएंगे। दिस इज वेरी वेरी गुड इफ यू रिमेंबर, दिस इज द इजिएस्ट वे, दिस इज द इजिएस्ट वे दैट यू कैन रिमेंबर दैट कंप्लीट पैराग्राफ ऑफ लैटिट्यूडिनल। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं अबाउट द इक्वेडर। अगर तुम पूरा अगर पढ़ोगे भी तो एवरीथिंग इज द सेम। यहाँ पे you have this with very few exceptions, tropics are having more species than temperate or polar areas, very important. Colombia, which is equator, 1400, New York 105, Greenland 7156, okay. Tropical latitudes has more than 1200 species of the birds. This just you have to remember. A forest in a tropical region like equator, कहाँ पे है? इक्वेटर में 10 टाइम्स स्पीशीज है देन दैट ऑफ, लार्जली कौन सा एरिया है तुम्हारा? ये वाला अमेजोन रेन फॉरेस्ट। इसका जो पार्ट है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट कैसे डाइवर्सिफाइड है और कितनी डाइवर्सिटी है उसके अंदर। सो ये सारे जो फिगर्स है अमेजोन रेन फॉरेस्ट के, वो मैंने सारे के सारे यहाँ पे लिख दिए हैं। सो यू हैव, मैंने उसको वापस सीक्वेंस में डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। 1,25,000 ऑब्वियसली इट हैज टू बी इनवर्टिब्रेट्स, देन यू हैव 40,000 plant species, 3,000 fishes, 1,300 birds, 427 mammals, equivalent 427 amphibians and reptiles. See बेटा, ये एनिमल किंगडम का जो तुम या तुम जो एनिमल किंगडम की जो क्लासिफिकेशन पढ़ते हो, बस उसी सीक्वेंस को याद रखोगे और फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चले जाओगे। बीच में एक 40,000 तुम्हें प्लांट्स ऐड करना है, क्योंकि पहले तुम इनवर्टिब्रेट्स पढ़ते हो, फिर वर्टिब्रेट्स पढ़ते हो। इनवर्टिब्रेट्स में पता है कितने सारे अंदर फाइलम्स आ जाते हैं, तो सबसे ज्यादा इनवर्टिब्रेट्स होगा 1,25,000, ठीक है। उसके बाद 40,000 प्लांट्स को दे दो, फिर उसके बाद तुम्हारा चालू कर दो फिशेस, फिर बर्ड्स, मैमल्स, बर्ड्स थोड़े ज्यादा, मैमल्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ये ऑलमोस्ट सिमिलर रेंज में आ जाएंगे। उसमें मैमल्स और एम्फीबियंस तुम्हारे सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज को बार बार देखते रहना, सिर्फ देखने से भी तुम्हें याद हो जाएगा। ये मैंने किसकी रिचनेस तुम्हें बताई है? अमेजोन रेन फॉरेस्ट, जो यहाँ पे इन योर लैटिट्यूड ग्रेडियंट्स वो यहाँ पे है इन दिस पार्ट। कहाँ पे लिखा है? साउथ अमेरिका। सो दिस इज द पार्ट वेयर इट इज प्रेजेंट, ओके। दिस इज योर अमेजोन रेन फॉरेस्ट। जितनी बार इस चीज को देखोगे उतनी बार वो चीजें तुम्हें याद आ जाएगी, ओके। नाउ सी, oh my god, again 2 million insect species waiting to be discovered and named. So that's so much still to be discovered, so much of diversification, है ना। अब बोलेंगे भाई ऐसी तो क्या, अभी तो हमने देखा ना कि ट्रॉपिकल में अमेजोन रेन फॉरेस्ट हो गया या तुम्हारा कोलंबिया हो गया, यहाँ पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। तो ये बोल रहे हैं कि भाई ये जो डाइवर्सिटी इतना क्या स्पेशल है? तो इतना जो स्पेशल है वो तुम्हें 3 कीवर्ड से याद रखना है बेटा, बहुत अच्छे से याद रखना। एक है भाई टाइम। टाइम में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रॉपिकल रीजन्स जो है ये बहुत टाइम्स तक अनडिस्टर्ब रहेंगे फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, एंड इसकी वजह से बहुत अच्छे वहां पे तुम्हें स्पीशीज डाइवर्सिटी दिख रहा है। तो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, द फर्स्ट रीजन दैट दे आर गिविंग हियर इज, यू कैन सी दिस रीजन, एक सेकेंड ना। फर्स्ट रीजन दे आर गिविंग इज स्पीशिएशन। सो स्पीशिएशन, very important, speciation
फिलिंग द ब्लैंक्स जो मैं करा रही हूँ ना बेटा, अच्छे से करो, इससे तुम्हारी एनसीईआरटी बहुत अच्छे से हो जाएगी. Speciation is considered as the function of time. Temperate regions have shown some glaciation in the past, okay, but tropical have remained undisturbed for millions of years and hence has had a long evolutionary time. Evolution के लिए बेटा it takes time, तो इसलिए species नए बन सकते हैं and there has to be some diversification, slow process, natural process के लिए time दिया है. सेम चीज कांस्टेंट रहा है. दूसरी चीज जो कांस्टेंट रही है वो है एनवायरमेंट. ओके, इसकी वजह से ज्यादा स्पीशिएशन हो जाता है एंड ग्रेटर डाइवर्सिटी. तीसरी बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव गॉट वेरी गुड ऑफ सोलर एनर्जी, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से अगेन डाइवर्सिटी इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज ऑफ द गुड अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी. तो टाइम, टेम्परेचर, एनर्जी, ये सारी चीजें. टाइम तुम्हारा कांस्टेंट एनवायरनमेंट रहा है, वहां पे एनवायरनमेंट के फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं है, ज्यादा प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट है, सो दिस इज वेरी गुड फॉर स्पीशिएशन. सोलर एनर्जी मिल रही है, वेरी गुड फॉर स्पीशिएशन, है ना. sun energy is very very good for speciation. And the time has remained constant. Okay, now see, let's talk about very 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 crux of the chapter, जिसके लिए लाइक बच्चे पागल हो जाते हैं, बट हमें पागल नहीं होना है, हमें सिर्फ एक कहानी याद रखनी है. कहानी किसकी कहानी है? ये कहानी है अलेक्जेंडर की. सो कहानी अलेक्जेंडर की फॉर स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप. ओके, तो ये स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप के लिए एक जर्मन नेचुरलिस्ट था, एक ज्योग्राफर भी था, और वो बस ऐसे ही घूमने चला गया साउथ अमेरिकन के जंगल में. कौन था ये? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट. सो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ऐसे ही गया साउथ अमेरिकन के जंगल्स में और वो वहां पे घूम रहा था. ये एक जर्मन नेचुरलिस्ट था, एक ज्योग्राफर था. जैसे जैसे वो घूमते गया, जैसे जैसे वो अंदर जाते गया, जैसे जैसे उसने एरिया एक्सप्लोर करना चालू किया ऑफ द जंगल, तो उस टाइम पे उसको समझ आया कि जितना ज़्यादा तुम एरिया एक्सप्लोर करोगे उतनी ज़्यादा स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी दिखेगी. जितनी ज़्यादा स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी दिखेगी ओके, उतना अच्छा रहेगा. तो उसको ऐसा लगा कि अरे चलो और एरिया एक्सप्लोर करते, शायद हमें और स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी दिखे. बट क्या हो गया? नो, स्पीशीज तो रिपीट होने लगे. सो उसको बोर होने लगा. सो ही वाज लाइक कि ओ, मतलब अगर मैं एरिया एक्सप्लोर कर रहा हूँ और थोड़ा अगर मैं एरिया बढ़ाते जा रहा हूँ, तो स्टार्टिंग में तो मैं जैसे जैसे एरिया एक्सप्लोर कर रहा हूँ वैसे वैसे स्पीशीज मुझे ज्यादा दिख रहे हैं. बट एक पॉइंट आने के बाद क्या हो रहा है बेटा? स्पीशीज रिपीट हो रहे हैं. ठीक है, इसके लिए तुम्हें एग्जैक्टली क्या, कैसा वाला तुम्हें ग्राफ मिलेगा बेटा? पहले तो ध्यान दो, ये सब एस वगैरह ऑल दिस फॉर्मूलाज विल डू लेटर. नाउ पहले इसको ध्यान दो. तो इट इज गोइंग टू लाइक, हाँ, जैसे जैसे तुम एरिया एक्सप्लोर करते गए तुम्हें स्पीशीज रिचनेस दिखती गई. अभी पता है ना स्पीशीज रिचनेस? जैसे जैसे एरिया एक्सप्लोर करते गए स्पीशीज रिचनेस दिखते गई. वाओ वाओ वाओ. फिर उसके बाद जाके क्या हो गया? स्टेबल. उसके बाद जाके क्या हो गया? स्टेबल हो गया. ये वाला जो पॉपुलेशन है वो क्या हो गया? स्टेबल हो गया. तो अब वो स्पीशीज क्या होने लगे? रिपीट होने लगे. ओके, सो स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप तुम्हें क्या कह रहा है? Alexander von Humboldt, he was a German naturalist and geographer. Okay, South American jungles he went, then he did some observation. वो बोलने लगा कि जैसे जैसे हम एरिया एक्सप्लोर करते हैं स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज हो जाती है, बट स्पीशीज रिचनेस इंक्रीजेस अप टू अ लिमिट. और अगर तुम एरिया एक्सप्लोर करोगे तो स्पीशीज अपने आप को क्या करने लगती है? रिपीट करने लगती है. ओके, तो इसके लिए तुम्हें ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा तुम्हें कर्व मिलेगा. इसको अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो समझो. एस, हम अब इसको हम एक इक्वेशन की तरह डिनोट करते हैं, बट ये इक्वेशन आया कहां से? तो पहले एक सिंपल चीज देख लो, यहां पे ही तुम्हें समझा देती हूँ. जैसे जैसे तुम स्पीशीज, मतलब जैसे जैसे तुम एरिया एक्सप्लोर कर रहे हो वैसे स्पीशीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया. मतलब स्पीशीज रिचनेस जो है, एस इज व्हाट? स्पीशीज रिचनेस, नॉट स्पीशीज एक्चुअली. तो स्पीशीज रिचनेस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग विद द इंक्रीज ऑफ एक्सप्लोर्ड एरिया. अब हमने क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डाला हुआ है ना उधर. सिर्फ हल्की सी मैथ्स जाननी है और कुछ नहीं है, बाकी जैसे वैसे. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि तुम्हें इस पे कोई न्यूमेरिकल्स नहीं आने वाले, तो मैं जो तुम्हें ट्रिक दे रही हूँ बस उसको बस वैसे ही याद कर लो. ठीक है, और ये वाला जो नोट्स है उसको फॉलो करो, हो जाएगा यार, जस्ट डोंट वरी.
जैसे ही हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल टू का साइन देते हैं तो हमें एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है, उसको तुम बोलते हो c करके हमने कांस्टेंट ऐड कर दिया, ठीक है। एंड वी हैव गिवन a एंड वी हैव पुट अ रेज टू साइन, ओके, दैट्स CAZ, ओके। अब z क्या है? ये स्लोप ऑफ लाइन है जिसको तुम रिग्रेशन कोएफिशिएंट बोलोगे। अब ये z के बारे में तुम्हें जो एमसीक्यूज आते हैं वो एग्जैक्ट एमसीक्यूज मैं तुम्हें बता दूंगी कि क्या आएंगे, ठीक है। तो ये चीज याद हो गई। तो ये बोल रहे हैं कि यूजुअली तुम्हें ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा अगर तुम स्पीशीज रिचनेस और एरिया को तुम ये करते हो, एक्सप्लोर करते हो, ठीक है। अब सपोज इसी को मैं लॉग के फॉर्म में लिखूं, यही चीज को बेटा, इसमें कोई चेंज नहीं है, इसी चीज को अगर मैं लॉगरिथम के फॉर्म में लिखूं तो ये जो लॉग के फॉर्म में मैं लिखूंगी तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन है तो लॉग में जब तुम उसको कन्वर्ट करते हो तो एडिशन हो जाएगा और ये जो रेज टू वाला जो पार्ट है वो आगे आ जाएगा। तो कैसे होगा, देखो, log s इज इक्वल टू log c, मल्टीप्लीकेशन है तो हमने प्लस कर दिया, log a और जो ऊपर वाला था रेज टू वाला वो हमने आगे ले लिया z। तो तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है, तुम्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट भी याद रहा ना तो भी इंपॉर्टेंट है। s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, उसको इक्वल टू साइन कर दिया, इक्वल टू कर दिया, कांस्टेंट ऐड कर दिया, कांस्टेंट को मैंने ऐसे ही c बोल दिया, एंड a रेज टू z, प्लीज ये याद रख लेना। फिर उसको लॉग लॉग कर दो तो मल्टीप्लीकेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। ये इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की तरह दिखता है, इसके लिए जब तुम उसको लॉगरिथमिक में कन्वर्ट करोगे तो तुम्हें कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो एस समझ आ गया, स्पीशीज रिचनेस, ए एरिया। अब तुम्हें समझना है सी क्या है, क्यों लिखा है वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट कुछ भी नहीं है बेटा, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, ठीक है। अब ये जो लाइन है ये यहां से चालू हुई है, ठीक है। अब यही लाइन अगर इधर से स्टार्ट होती, मतलब मैं कैसे, तुम्हें ये देखो, ये तुम्हारा सपोज एरिया है और मान लो कि एक डायमीटर या एक रेडियस को तुम एक्सप्लोर कर रहे हो और वो रेडियस तुम्हारा यहां से चालू हो रहा है, सपोज 2 मीटर्स, या 2 मीटर्स तो नहीं, 2 किलोमीटर्स कर लेते हैं। तो 2 किलोमीटर्स के एरिया में स्पीशीज रिचनेस सपोज मान लो कि 100 थी, ठीक है। तो हमने क्या किया, 100 से चालू किया। तो ये जो कट हो रहा है ना इधर, सपोज अगर 200 थी तो यहाँ पे से स्टार्ट होगा 2 किलोमीटर वाले एरिया में, 4 किलोमीटर, फिर वो कितनी होगी अगर बढ़ते जाएगी तो ऐसे। तो ये जहाँ पे कट हो रहा है इसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। समझ आया तो ठीक है, ऐसे भी याद कर लोगे तो सिर्फ इतना ही पूछने वाले, जो नो एमसीक्यू, नो न्यूमेरिकल्स ऑन दिस, ठीक है। तो इसको बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। अब z जो है, ये रेड वाली लाइन जो तुम देख रहे हो, ठीक है, ये रेड वाली लाइन सपोज यहां से चालू हो रही है, ओके। सो ये रेड वाली लाइन नीचे से चालू हो रही है, दिस इज कॉल्ड एज स्लोप ऑफ लाइन रिग्रेशन कोएफिशिएंट। अब इसके बारे में ना बेटा अच्छे से समझ लो। सपोज ये z लाइन, एक इमेजिनरी लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी, ये z लाइन तुम्हारी यहां से स्टार्ट हो रही है और सपोज वही z लाइन तुम्हारी दूसरी एक z लाइन है जो यहां से स्टार्ट हो रही है, ओके। नाउ दिस इज वन पॉइंट, दिस जो z लाइन, ये जो z लाइन है, ये z लाइन को हम क्या बोलेंगे, यस, इस z लाइन को हम बोलेंगे शैलो स्लोप। जैसे जैसे z लाइन ऐसे सीधा सीधा सीधा, इफ यू सी इन द स्टीप माउंटेन्स, जैसे जैसे z लाइन ऐसे सीधे 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 होते जाता है ना, उसको तुम बोलते हो स्टीप। तो बेटा स्टीप स्लोप, स्टीप z लाइन का स्लोप, मतलब ये जो इमेजिनरी लाइन है ये एंगल है, ठीक है। तो ये एंगल कम है, ये एंगल ज्यादा है, तो ये जो ज्यादा वाला इसको तुम बोलोगे स्टीप। अगर ऐसे भी याद नहीं रह रहा है तो तुम एक माउंटेन को याद करो स्टीप माउंटेन, और ऐसे स्लोप शैलो, तो ये जो स्टीप ऐसा जो जा रहा है ना, दैट इज योर स्टीप। तो ये क्या हो गया, z इंक्रीज स्टीप स्लोप, इंक्रीज हो गया एंगल ऐसे, तो z स्लोप ऐसे इंक्रीज हो गया। और स्टीप स्लोप कब दिखेगा, जब स्पीशीज रिचनेस उस एरिया में ज्यादा है, क्योंकि धड़ाधड़ रिचनेस बढ़ते जा रहा है, तब दिखेगा, ठीक है। और शैलो स्लोप कब दिखेगा तुम्हें, जब स्पीशीज रिचनेस कम है। तो ये तुम्हारे एक्चुअली एमसीक्यू क्वेश्चंस हो जाते हैं, ओके। जनरली z की जो वैल्यू है बाय स्टडी इट इज बीन टेकन एज 0.1 to 2। अगर लार्जर एरियाज को तुम एक्सप्लोर करोगे तो ज्यादा स्पीशीज रिचनेस दिखेगी, तो नंबर बढ़ जाएगा क्योंकि z इंक्रीज हो जाएगा। z कब इंक्रीज होता है, जब
तुम्हें स्पीशीज रिचनेस ज्यादा दिखेगी जब भी स्लोप कैसा रहेगा, स्टीप स्लोप रहेगा, तभी तुम्हारा जेड इंक्रीज हो जाएगा, जो अराउंड 0.6 to 1.2 है। और एक चीज वो लोग ये बोल रहे कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में तुम्हें फ्रूट पे जो फीड करने वाले जो बर्ड्स है और मैमल्स है, ओके, ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, वहां पे तुम्हारी स्लोप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.15। मीन्स व्हाट, ट्रॉपिकल में फ्रॉगीवरस बर्ड्स और मैमल्स की स्पीशीज रिचनेस बहुत ही ज्यादा है, एंड इसके लिए तुम्हारी वैल्यू क्या है बेटा, 1.15। समझ में आ रहा है? ये मैंने बहुत अच्छे से तुम्हें एमसीक्यू के लिए यहाँ पे चार्ट बना दिया है कि अगर वाइड वेराइटी ऑफ टेक्सा तुम अगर कंसिडर कर रहे हो, ज्यादा स्पीशीज रिचनेस तुम देखते हो, बहुत ज्यादा अगर तुम एक्सप्लोर करते हो, तो तुम जब स्टार्टिंग में एक्सप्लोर कर रहे हो तो रिचनेस बहुत ज्यादा बढ़ते जाएगी, एक पॉइंट पे आके वो स्टॉप हो जाएगी। उसको अगर हम इस वाले इक्वेशन में देखें तो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा, समझ आ गया? और अगर हम उसको लॉग में लेके जाएंगे तो तुम्हें कैसा मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मिल जाएगा लॉगरिथम का। ओके, सो लॉग में यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज योर एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक का डायग्राम, एंड व्हेन यू आर डूइंग इट इन अ नॉर्मल सिचुएशन, what you explore, if you put it on the graph, you will get a rectangular hyperbola। ये चीज समझ आ गई है? नहीं समझ आई है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं और डिटेल में इसकी वीडियो डाल दूंगी, बट आई थिंक दिस इज जस्ट मोर देन इनफ। नॉर्मल वैल्यूज जो z की है वो 0.1 to 0.2, ठीक है। अगर तुम एक नॉर्मल एरिया कंसिडर कर रहे हो, ज्यादा नहीं एक्सप्लोर कर रहे हो, तो बहुत कांस्टेंट रहेगा ये, कहीं पे भी तुम जाके रिलेशनशिप देखो तो z की वैल्यू ये रहेगी। अगर लार्ज एरिया एक्सप्लोर करोगे तो z बढ़ेगा, एंड अगर तुम फ्रोगीवरस बर्ड्स और मैमल्स की बात कर रहे हो तो स्लोप का जो है वैल्यू क्या हो जाएगा, 1.15। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज टू इंपॉर्टेंट, यही सबसे ज्यादा पूछते हैं व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। ठीक है, तो अब ये बोल रहे कि भाई चलो समझ आ गया कि क्या पैटर्न्स हैं, एवरीथिंग वी अंडरस्टूड। पैटर्न्स भी दो टाइप्स के होते हैं, पैटर्न्स के अंदर दो टॉपिक्स हमने पढ़े, लैटिट्यूडनल, जहाँ पे वो सी पैटर्न्स में ना पैटर्न ही याद रखनी है, एक तो ग्लोब वाली पैटर्न और एक ग्राफ वाली पैटर्न। समझ में आ रहा है? एक ग्लोब वाली पैटर्न, एक ग्राफ वाली पैटर्न, यही तुम्हें याद रखना है। ग्लोब में लैटिट्यूडनल्स और ग्राफ इज स्पीशीज एरिया, ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी, कि भाई इतना मतलब इतने छोटे छोटे स्पीशीज भी हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो गए, हाउ इज दैट इंपॉर्टेंट टू अस, एंड यही समझाने के लिए हमारे पास यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू आता है वो है रिलेटेड टू योर रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। बहुत अच्छे से एक बंदा आया, पॉल एरलिच, एंड उसने बोला कि मैं समझाता हूँ तुम्हें लगता है कि ये छोटे छोटे स्पीशीज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, रुको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, चलो उससे हम समझ जाते हैं। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, ये पूरा एनसीईआरटी है। फॉर मेनी डिकेड्स इकोलॉजिस्ट बिलीव दैट कम्युनिटीज विद मोर स्पीशीज जनरली टेंड टू बी मोर स्टेबल। तो हम स्टेबल कम्युनिटी फिर किसको बोलेंगे? स्टेबल कम्युनिटी में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अगेन, दैट ज्यादा वेरिएशन नहीं दिखना चाहिए, ज्यादा डिस्टर्बेंसेस नहीं होना चाहिए। बेटा ये सेम चीजें हैं जो हमने ट्रॉपिकल क्यों ज्यादा स्टेबल है, जो रीजन हमने बताया, बस स्टेबल कम्युनिटी के वही क्वालिटीज होनी चाहिए। ज्यादा एलियन स्पीशीज को इमिग्रेशन ये सब नहीं होना चाहिए। तो डेविड टिलमन्स लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग आउटडोर प्लॉट्स, दे कंक्लूड दैट प्लॉट्स विथ मोर स्पीशीज शोड लेस वेरिएशन इन टोटल बायोमास। बायोमासेस, यस, जो भी तुम ऑर्गेनिक जो है प्लांट्स और एनिमल्स, ये सारे को कलेक्टिवली कॉल इट एज बायोमास। ठीक है, इंक्रीज डाइवर्सिटी अगर होगी तो ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो जाएगी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग आउटडोर प्लॉट्स में उसने दो चीजें कंक्लूड की, किसने? डेविड टिलमन्स में। बेटा ये सारे साइंटिस्ट अच्छे से याद करना, मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे ये किया है, प्लॉट किया है, सो प्लीज मार्क इट वेल एंड सी टू इट दैट यू आर रिमेंबरिंग ऑल। जस्ट स्क्रॉल डाउन, सिर्फ स्क्रॉल करो नोट्स को और एक बार देख लोगे ना एग्जाम से पहले, मतलब अभी जो तुम्हारे मॉक टेस्ट वगैरह हो रहे होंगे उसके लिए, तो धीरे धीरे टेस्ट देते देते वो चीजें याद हो जाएगी। ठीक है, एमसीक्यूज भी मैं दूंगी टेलीग्राम चैनल पे सॉल्व करने के लिए, कुछ पीवाईक्यूज रहेंगे, वो सारी चीजें ध्यान में रखना। Very important is Rivet-Popper hypothesis. Explained it very well that rich biodiversity is not only essential for ecosystem health but imperative for the very survival of the human race also. ठीक है, okay, used by dash ecologist Paul dash, yes, अब ये हमें क्या करना है, used by
Stanford, very very important word, Stanford ecologist Paul Ehrlich. Okay, see now, Stanford ecologist Paul Ehrlich. Okay, so yes, इससे तुम्हें याद रखना है एरोप्लेन. So what is rivets? These you can see है, छोटे 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 छोटे, these are your rivets. Okay, तो हमने क्या किया, ये एरोप्लेन में जो दिखते हैं, सो हमने एयरप्लेन को इकोसिस्टम बोला हुआ है. ये जो एरोप्लेन है वो एक इकोसिस्टम है. और रिवेट्स हमने किसके साथ कंपेयर किया, स्पीशीज से. ठीक है, मतलब मान लो कि एरोप्लेन के पैसेंजर्स हैं और ये पैसेंजर्स बोलते हैं कि चलो यार क्या फ़र्क पड़ता है, एक रिवेट तो निकालना है. मतलब एक पैसेंजर सोचता है कि चलो एक रिवेट निकाल देते हैं, है ना, ये जो छोटे छोटे बॉल्स हैं वो निकाल देते हैं. फिर एक से क्या होने वाला है, इतने सारे तो हैं जो संभाल रहे हैं प्लेन को, तो ठीक है. फिर और एक चालू हो जाते, फिर हर एक दूसरे को भी लगता है चल मैं भी निकाल लेता हूँ, और है. धीरे 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 करके स्टार्टिंग में तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट जब धीरे 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 करके सारे रिवेट्स निकलने लगेंगे तो वो जो एरोप्लेन है वो अनस्टेबल हो जाएगा. एंड जब ये एरोप्लेन अनस्टेबल हो जाएगा मतलब हमारी इकोसिस्टम अनस्टेबल हो जाएगी. फिर जो छोटे छोटे स्पीशीज हम सोचते हैं ना क्या फ़र्क पड़ गया, चलो जाने देते ना, अभी वो स्पीशीज एक्सटिंक्ट भी हो गया तो हमें क्या फ़र्क पड़ गया, पर धीरे 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 वो तुम्हारे इकोसिस्टम को भी ख़राब कर रहा है, क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंडेंट और एक दूसरे के साथ ये इकोसिस्टम चल रहा है. ठीक है, सो हमने एरोप्लेन को इकोसिस्टम से कंपेयर किया, रिवेट्स को स्पीशीज से. एंड एवरी पैसेंजर्स starts removing a rivet means causing a species to extinct. It may not affect the flight safety initially. ठीक है, स्टार्टिंग में कुछ नहीं होगा, बट जैसे जैसे तुम रिवेट्स निकालने चालू कर दोगे it will become weak. So that is why it is explaining that your species, मतलब मे बी शायद दूसरे स्पीशीज से इतना फर्क नहीं पड़ रहा, बट अगर तुमने इंपॉर्टेंट पार्ट्स पॉइंट से रिवेट्स निकाल दिया तो खत्म. तो वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट कीस्टोन स्पीशीज that drive major ecosystem function. इसका तो मतलब बहुत ज्यादा थ्रेट है as compared to the other species. दूसरे स्पीशीज का भी थ्रेट है, बट जो कीस्टोन है अगर वो चले गए तो बाय गॉड मतलब क्या हालत ही हो जाएगी, है ना. सी ठीक है, चलो मान लो कि बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गया. भाई अभी भी मैं कन्विंस नहीं हूँ, क्या मतलब क्या ऐसा इम्पैक्ट आ जाएगा अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गया तो. ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, लेवल्स पढ़े. फिर लेवल्स के बाद हमने सोचा चलो समझ आ गया ये लेवल्स. अब पैटर्न्स पढ़े. फिर पैटर्न्स में हमने देखा कि भाई एक ग्लोब बनाना है, एक ग्राफ बनाना है. फिर उसके बाद हमने क्या देखा यहाँ पे, yes, हमने देखा कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस स्पीशीज. ठीक है, समझ आ गया व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया. ठीक है, अब इम्पोर्टेंस में हमें क्या, इस एरोप्लेन को याद रखना है कि भाई ये इम्पोर्टेंस है, नहीं तो गया स्पीशीज, इकोसिस्टम खत्म. सो देन चलो इकोसिस्टम खत्म हो गया, मान लो कि खत्म हो गया. अब बताओ क्या इम्पैक्ट आएगा इसका, क्या इम्पैक्ट आ सकता है इसका. तो भाई इम्पैक्ट क्या आएगा, बायोलॉजिकल वेल्थ डिक्लाइनिंग रैपिडली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज. ठीक है, बहुत सारी पैसिफिक आइलैंड्स को तुमने कॉलोनाइज कर लिया है, जिसकी वजह से 2000 से भी ज्यादा बर्ड्स बेचारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. तो अब तुम देखो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ रेड लिस्ट, IUCN की रेड लिस्ट. अब तुम्हें समझेगा लास्ट 500 years में इतने एक्सटिंक्शंस हुए हैं. 338 वर्टिब्रेट्स, 359 इनवर्टिब्रेट्स, 87 प्लांट्स, टोटल 784 स्पीशीज. रीसेंट एक्सटिंक्शंस कौन से ये बेटा जैसा है वैसे याद रखना है. डोडो कॉगा थाइलोसीन विच इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, स्टेलर सी कर्व फ्रॉम रशिया, टाइगर के 3 स्पीशीज, वाली, जवान, कैस्पियन. ओके, ये और अभी ये तो रीसेंट 500 years के एक्सटेंशन, फिर रीसेंट वाले, और अभी आगे किसको थ्रेट है फॉर द एक्सटेंशन. सो मोर देन 15,500 स्पीशीज, 12% बर्ड्स, 23% mammals, 32% amphibians, 21% gymnosperms. इनको अभी भी थ्रेट है. ओके, नाउ very important points to remember. Extinction across the taxa are not random. Some groups are, like amphibians, are more vulnerable, means they are more prone to extinction. Only in the last 27, मतलब ये सोचो ना सिर्फ 20 years में, तो मतलब बहुत ही बुरी बात हो गई यार, सैड बात हो गई ये तो.
कि 20 years में ही हमने 27 स्पीशीज को डिसअपियर होते हुए देखा है बेटा। डिसअपियर होते हुए हमने सिर्फ 20 साल में कितने 27 स्पीशीज, है ना। सी व्हाट वी आर गोइंग टू हैपन नाउ। सी, एक फॉसिल रिकॉर्ड निकाला था हमने, सोचा कि भाई ह्यूमंस पे ही तुम ब्लेम डाल रहे हो कि ह्यूमन की वजह से हो रहा है, ह्यूमन की वजह से हो रहा है, तो क्या ह्यूमंस जब आए थे प्री ह्यूमन एरा में कभी कोई एक्सटिंक्शन नहीं हुए क्या? हमको ही क्यों ब्लेम कर रहे हो? तो चलो निकालो फॉसिल रिकॉर्ड्स। तो हमने निकाले फॉसिल रिकॉर्ड्स। तो प्री ह्यूमन में भी बेटा हुआ था, 5 एपिसोड हुए थे मास एक्सटिंक्शन के, और अभी जो प्रेजेंट चल रहा है ये तो 6th एपिसोड है, ठीक है। पर फिर हम लोग को यार इतना ह्यूमंस को क्यों ब्लेम कर रहे हो? क्योंकि ये जो एक्सटिंक्शन जो हुए थे 5 एपिसोड्स, ठीक है, वो अगर हम कंपेयर करें आज अभी प्रेजेंट के 6th एक्सटेंशन को, तो वो 100 से 1000 टाइम्स फास्टर है देन प्री ह्यूमन। दिस इज टू वरी। इतना मतलब ये 5 एपिसोड्स को होने के लिए टाइम लगा था, बट 6th के बाद 7th होने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज दिस इज 100 to 1000 टाइम्स फास्टर देन प्री ह्यूमन। मास एक्सटेंशंस की बात कर रही हूँ मैं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, विजिबल क्वांटिटी की एक्सटेंशंस। अगर ये कंटिन्यू रहा ना, तो हाफ ऑफ द स्पीशीज ऑन द अर्थ माइट बी, जितने अभी है उसके आधे हो जाएंगे इन द नेक्स्ट 100 years बेटा। So this is the point to worry, the rate, okay, and that is why the human activities are blamed, okay. So हमने अभी तक, मैं बार बार रिवाइज क्यों कर रही हूँ कि वो दिमाग में ऐसे घुस जानी चाहिए चीजें अच्छे से, कि पहले हमने चैप्टर देखा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, फिर हमने बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन को दो अलग अलग हिस्सों में पढ़ रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी हमने चालू किया है लेवल्स से, जेनेटिक लेवल, स्पीशीज लेवल, इकोलॉजिकल लेवल, ठीक है भाई। लेवल समझ आ गया, अब पैटर्न समझा दो। पैटर्न समझ आ गया, पैटर्न क्या था, एक तुम्हारा लैटिट्यूड, दूसरा स्पीशीज एरिया, एक गोला, एक ग्राफ। पैटर्न समझ आने के बाद हमने ये भी देखा है कि भाई क्या है ग्लोबल स्पीशीज वगैरह, व्हाट इज द एक्सटेंशन। सो सी, इफ यू हैव टू गो थ्रू एनसीईआरटी, ठीक है, यहाँ पे ओके, वी हैव सीन दिस अर्थ एंड ऑल, हाउ मेनी स्पीशीज आर देयर इन अर्थ, वो तो हमारे इसमें ही आ जाता है इनटू योर लेवल्स के बाद, हाउ मेनी स्पीशीज आर देयर इन अर्थ एंड इन इंडिया। उसके बाद पैटर्न्स में देखा हमने गोला और ग्राफ। उसके बाद हमने क्या देखना है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी, ठीक है भाई, समझ तो आ गया कि क्या है पैटर्न, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो फिर तुम्हें रिवर्ट पॉपर से समझाना है कि भाई अच्छा समझ लिया, मान लो कि लॉस हो गया तो इम्पैक्ट क्या आएगा, तो फिर उसका इम्पैक्ट पढ़ दिया। अब इम्पैक्ट पढ़ने के बाद बोलेंगे भाई तुम हम ह्यूमंस को ही ब्लेम क्यों कर रहे हो, तो फिर हमने एक्सटिंक्शंस की बात की, हमने बोला कि क्यों हम ह्यूमंस को ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है। अब लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो हो रहा है, ओके, उसकी क्या क्या हो रहा है, डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, इंक्रीज वेरिएबिलिटी टू सर्टन इकोसिस्टम प्रोसेस सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज, पेस्ट एंड डिजीज साइकिल्स, ये सारा क्या है, इम्पैक्ट है ना बेटा। लोअर रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल पिट्योर्बेशंस, दैट इज लाइक ड्रॉट, ऐसी कोई कंडीशंस आ गई तो हम लोग उसको फेस नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अंडरस्टूड? तो बेटा ये हो गया तुम्हारा इम्पैक्ट, समझ आ गया। उसके बाद ठीक है, चलो मान लिया तुम हमको ब्लेम कर रहे हो, तो बताओ कैसे, क्या कॉज है इस लॉस का। तो बेटा इसको डिफाइन करने के लिए एक वर्ड यूज किया गया है, सोब्रिक्वेट का मीनिंग है कोई टर्म देना। द इविल क्वार्टेट मतलब ये दुष्चार रीजन, ठीक है। इविल, इट इज वेरी वेरी बैड, द दुष्ट रीजंस। फर्स्ट इज, तुमने बेटा वहां पे अपने आप को हैबिटाइट, तुमने दूसरों के हैबिटाइट छीन लिए हैं, तुमने दूसरे जो प्लांट्स, जो बर्ड्स, जो एनिमल्स सर्वाइव कर रहे थे वहां पे ह्यूमन इनहैबिटेशन की वजह से उनका हैबिटाइट लॉस हो चुका है, ठीक है। सो हैबिटाइट लॉस हो गया। हैबिटाइट लॉस में जैसे कि अमेजॉन रेन फॉरेस्ट जो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा था, जिसको लंग्स ऑफ द प्लैनेट बोलते, बिकॉज बहुत सारा ऑक्सीजन कंट्रीब्यूशन है उसका। पहले एक टाइम पे वो 14% कवर कर रहा था, अभी सिर्फ 6% कवर कर रहा है। सी द लॉस, ओके, 50% से भी कम अभी हो गया है। क्यों तुमने कट किया उसको, सोयाबीन के कल्टीवेशन के लिए, फॉर रेजिंग बीफ एंड कैटल। शी बड़े दुष्ट है, पोल्यूशन की वजह से हो रहा है, ठीक है।
बहुत, क्योंकि तुम हैबिटाइट्स को ब्रेक कर रहे हो, तुम उनके हैबिटाइट्स के अंदर इनहैबिट हो रहे हो, इसकी वजह से वहां के मैमल्स, वहां के बर्ड्स जिनको ज्यादा लैंड चाहिए रहता है फॉर इनहैबिटेशन, तुम क्या कर रहे हो, हैबिटाइट को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर रहे हो, तो उनको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। किसको किसको, मैमल्स को, बर्ड्स को, और जो माइग्रेटरी एनिमल्स होते हैं ना उनको। ठीक है, सी और क्या करो तुम, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, नीड इज टर्निंग इनटू ग्रीड, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है ना। सो इविल, कॉर्टरेट, नीड इज टर्निंग इनटू ग्रीड, ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ओके, जैसे कि स्टेला सी काउ, पैसेंजर पीजन, ये क्यों एक्सटिंक्ट हो गए, बिकॉज ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन। अभी मरीन फिशेस को तुम ज्यादा हार्वेस्ट करके तुम उसको भी एक्सटेंड कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, कि हमने क्या किया, एलियन स्पीशीज को हम लेके आ गए, कुछ अच्छी चीज के लिए लेके आ गए होंगे, बट बाद में पता चला कि वो इतने इन्वेजिव हो गए कि जो अपने इंडिजिनियस जो स्पीशीज थे, मतलब अपने खुद के जो स्पीशीज थे, अब बाहर के स्पीशीज को लेके आ गए, तो हमारे स्पीशीज ही खत्म हो गए। अब इसको कैसे याद करेंगे, जो एनसीईआरटी में दिया है, मैंने एक बनाया हुआ है न्यूमोनिक। ठीक है, तुम्हें अगर याद रहे तो ठीक है, मैं न्यूमोनिक के इतने फेवर में नहीं जाती, बिकॉज फिर न्यूमोनिक भी सारे याद करने डिफिकल्ट हो जाते, तो जो थोड़ा कनेक्टिंग लगता है वो याद करो, अदरवाइज सी दैट यू आर रिमेंबरिंग और नॉट। मैंने क्या किया, नाइल इन अफ्रीका लैंडेड इन वाटर विथ कैरेट्स इलीगली। सो ये कैसे हो गया, यहाँ पे देखो, नाइल पर्च वो कहाँ पे है, नाइल पर्च को किधर इंट्रोड्यूस किया हमने, ईस्ट अफ्रीका में। बस ये एक एग्जाम्पल याद हो गया, तो उसकी वजह से कौन एक्सटिंक्ट हो गया, वहां के जो, क्योंकि हमने लेक में उसको, कौन से लेक, लेक विक्टोरिया में हमने उसको इंट्रोड्यूस किया ईस्ट अफ्रीका में जो है, उसकी वजह से वहां के जो फिशेस है, ओके, किक्लिड फिशेस जो होते हैं वो क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। सो नाइल इन अफ्रीका एक बार याद हो गया, तो नाइल इन द कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है, नाइल पर्च विच इज अ प्रेडेटर फिश, कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया हमने, लेक में इंट्रोड्यूस किया। और ये लेक में हमने जब उसको इंट्रोड्यूस किया, तो वहां के जो फिशेस है, किक्लिड फिशेस, वो क्या हो गए, धीरे 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 हमने क्या कर दिया, उसको एक्सटिंक्ट कर दिया, कितने, मोर देन 200 स्पीशीज ऑफ किक्लिड। ठीक है, सो नाइल इन अफ्रीका लैंडेड इन वाटर। सो दूसरा हमने क्या किया, वाटर हाइकिंग, वाटर हाइकिंग आइकॉनिया, बेटा ये बहुत ही खतरनाक इसने कर लिया इनहैबिट, एंड जिसकी वजह से वहां के लोकल स्पीशीज डिस्ट्रॉय हो गए। विथ कैरेट, सो कैरेट ग्रास, पार्थेनियम, ओके, लैंटेना, you can remember, and Periplaneta America has replaced what, Blatta orientalis in many regions. Carrots landed what, illegally, illegal introduction of the African catfish claras. So illegal introduction of the catfish claras, Clara garipinus for aquaculture, threat to the Indian fishes which are our catfishes. So illegal अगर याद हो गया तो catfish याद रख लेना। लैंडेड से तुम्हें लैंटेना याद हो जाएगा। सो लैंडेड इन वाटर से वाटर हाइकिंग, कैरेट ग्रास, ये तीन याद हो गए। पेरिप्लानेटा नहीं है एनसीईआरटी में, याद रहा तो ठीक है। सो नाइल पर्च, लेक विक्टोरिया विच इज देयर इन ईस्ट अफ्रीका। और ये जो ईस्ट अफ्रीका में जब भी इसको इंट्रोड्यूस किया, तो वहां के जो लोकल थे इंडिजिनियस, वो हार्मफुल हो गए। सो नाइल इन अफ्रीका, लैंडेड से लैंटेना याद रखना है, वाटर से वाटर हाइकिंग, कैरेट से कैरेट ग्रास। ठीक है, इलीगली से तुम्हें कैटफिश के बारे में याद रखना है। तुमने किसको इंट्रोड्यूस कर दिया, एक अफ्रीकन कैटफिश को इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसकी वजह से इंडिजिनियस कैटफिश को थ्रेट हो गया। यू डिड इट फॉर एक्वाकल्चर। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग, जितना ज्यादा इसको पढ़ोगे, आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको बहुत अच्छे नोट्स देके उसको याद करवा दूं, बट स्टिल यू सी टू इट दैट यू आर रिवाइजिंग इट। विदाउट रिविजन मेमोराइज नहीं होगा बेटा। ठीक है, सो व्हाट वी डिड वाज लेवल्स के बाद कितने स्पीशीज अर्थ में है, इंडिया में है, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद बताओ भाई पैटर्न कैसे कैसे ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, गोला, फिर ग्राफ, फिर पैटर्न के बाद, ठीक है भाई, समझ आ गया। पर इतनी क्या इंपॉर्टेंस है जो तुम इतना पढ़ा रहे हो। तो रिवर्ट पॉपट बोला चलो मैं आता हूँ, एलरिच बोला मैं समझाता हूँ तुम्हें क्या है उसकी इंपॉर्टेंस। ठीक है, चलो इंपॉर्टेंस समझ आ गई। चलो मान लो कि लॉस हो गया तो क्या, तो बोलेंगे भाई देखो इसका इम्पैक्ट तो ये आ सकता है, एक्सटिंक्शंस हो रहे हैं इतने सारे। बोले अच्छा ठीक है, तो तुम ह्यूमंस को ही क्यों ब्लेम कर रहे हो, बताओ भाई क्या क्या कॉजेज है। तो हमने कॉजेज बता दिए। कॉजेज में हमने बोला भाई 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। ओके, उसमें से जो चौथी चीज है वो क्या है तुम्हारी, को एक्सटिंक्शंस में क्या होता है कि सपोज एक एनिमल या एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंडेंट है,
तो एक की एक्सटेंशन दूसरे की एक्सटेंशन को लीड कर सकती है, बस इतना ही। एक्सटेंशन ऑफ वन विल कॉज द एक्सटेंशन ऑफ अदर्स, जहां पे एक सिर्फ होस्ट फिश इतना दिया है, प्लांट और पॉलिनेशन का जो म्यूचुअलिज्म है वो दिया है, लाइक पॉलिनेटर्स, जैसे कि प्लांट अगर एक्सटेंड हो गया तो उस पर जो पॉलिनेशन करने वाले एनिमल्स होते हैं उनकी भी एक्सटेंशन हो जाती है। सो सिंपल ग्राफ फॉर्म में है कि अगर फर्स्ट स्पीशीज एक्सटेंट हो रही है तो उस पर जो प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंडेंट है वो भी क्या हो जाएंगे बेटा, एक्सटेंट हो जाएंगे। ओके, सो 4 क्वाड्रेंट याद रख दिया। हैबिटेट लॉस, हम लोग हैबिटेट उनके हैबिटेट में चले गए, उसकी वजह से उनका हैबिटेट लॉस हो गया। हमने अपनी नीड को ग्रीड में कन्वर्ट कर दिया, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ये नहीं बस नहीं था तो हमने बाहर से एलियन स्पीशीज लाके इंट्रोड्यूस कर दिए, वो भी बस नहीं था। तो एक चीज है को एक्सटेंशन, एक के एक्सटेंशन की वजह से उस पर डिपेंडेंट होने वाले दूसरे भी एक्सटेंट हो जाएंगे। ठीक है, यस तो ये हो गई बायोडाइवर्सिटी की बात। देखो कितना क्विकली हो गया कि भाई बायोडाइवर्सिटी हमें बताना है लेवल्स, लेवल्स के बाद हमें बताना है कितने अर्थ में है कितने इंडिया में है। उसमें मैंने जो बहुत अच्छे से तुम्हें जो वो सिखाया है 70%, 22%, 7 मिलियन, ये सारे फिगर्स 20 to 50 मिलियन, फिर वो 22% टोटल, उसका तुम इंडिया में अप्लाई करोगे तो 1 लाख प्लांट्स, 3 लाख एनिमल्स अभी भी डिस्कवर होना बाकी है। फिर इंडिया में कितनी लैंड है वर्ल्ड के कंपैरिजन में, कितनी बायोडाइवर्सिटी है वर्ल्ड के कंपैरिजन में, ये सारी चीजें। एक्सटेंशंस याद रखने हैं अच्छे से। फिर एक बार तुम्हें अर्थ और इसकी पता चल गई, फिर पैटर्न्स पता चल गई तो भाई क्या है इसकी इंपॉर्टेंस। एक बार क्या इंपॉर्टेंस है पता चल गई तो उसका इम्पैक्ट, एक बार इम्पैक्ट पता चल गई तो भाई बताओ क्या कारण है। एक बार कारण पता चल गया तो बोलेंगे हाँ अब तो समझ आ रहा है कि कंजर्वेशन तो करनी पड़ेगी। यस, तो देखते हैं कि भाई कंजर्वेशन क्यों करें हम, वाई वी शुड डू कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन क्यों करे, अभी फिर भी तुम्हें क्वेश्चन है इतना सब सोचने के बाद क्यों करे कंजर्वेशन, तो हम तुम्हें बताते सच्चाई। सच्चाई ये है कि ये जो बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, ये जो सारी चीजें हैं नेचर, ये तुम्हें कितनी चीजों में काम आती है। एक है 3 कैटेगरीज में हम उसको डिवाइड करेंगे और अब तुम्हें समझा रही हूँ इसकी इंपॉर्टेंस। एक होता है, ये हो गया 13.2, हाँ। एक होता है नैरो यूटिलिटेरियन। नैरो यूटिलिटेरियन मतलब जो डायरेक्टली तुम इकोनॉमिक बेनिफिट्स ले रहे हो नेचर से, फूड के लिए, फायरवुड के लिए, तुम फ्यूल्स के लिए, फाइबर्स, ठीक है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये सोफा वगैरह का तुम जो बना रहे हो, बिल्डिंग्स बना रहे हो, इसका मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कितने सारे आ रहे हैं, बेटा एग्जैक्ट एनसीईआरटी है, एग्जैक्ट एनसीईआरटी लाइंस है। ओके, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस, मोर देन 25% ऑफ द ड्रग्स यू आर गेटिंग इट फ्रॉम द प्लांट्स बेटा, और उसमें से तुम कितना यूज कर रहे हो, 25,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स तुम यूज कर रहे हो। ठीक है, तो उसको बोलते, ये वर्ड याद रखना कीवर्ड एमसीक्यू के लिए जब नैरो यूटिलिटेरियन पे क्वेश्चन आएगा। बायो प्रोस्पेक्टिंग, एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर एंड जेनेटिक एंड स्पीशीज लेवल प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, जो डायरेक्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ओ यस, सोचा ही नहीं, समझ आ रहा है, इसके लिए जरूरी है कंजर्वेशन। अब देखते हैं ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन मतलब क्या, भाई ऐसी ऐसी चीजें वो कर जाता है ना, इतने एहसान है ना इकोसिस्टम के, देखो कितनी सर्विसेज दे रहा है वो तुम्हें, इकोसिस्टम की सर्विसेज देखो, ऑक्सीजन दे रहा है, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट सेल्फ इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू 20%, इसलिए उसको लंग्स बोला गया ऑफ द प्लैनेट। इंपॉर्टेंट है बेटा एमसीक्यू। पॉलिनेशन, एस्थेटिक वैल्यू, वाओ, इसका कोई प्राइस ही नहीं है। जो तुम जाते हो ना घूमने हॉलीडेज पे देखने के लिए, वाओ नेचर अब तो मिल नहीं रहा है, बार बार सर्च करो विच आर द अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस, जाना है घूमने तो ये अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस की जो ब्यूटी है उसकी तो कोई प्राइस टैग ही नहीं है ना। दैट इज यूजफुल फॉर इको टूरिज्म। क्लाइमेट के रेगुलेशन के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि यस, सो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। फ्लड एंड इरोजन कंट्रोल्स, प्लांट्स की वजह से जो सॉइल इरोजन वगैरह जो सब हो रहा है वो नहीं होगा, बिकॉज उसको होल्ड करके रखेंगे। ठीक है, न्यूट्रिएंट रिसाइकल, माइक्रोबियल वेस्ट, ऑल दैट एक्वेटिक जो तुम्हें बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ऑल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब समझ आ रहा है, हाँ इनको कंजर्व। और एक कारण दूं, एक कारण है एथिकल, ये तुम्हारी मॉरल वैल्यू है कि जो इकोसिस्टम तुम्हारा इतना ध्यान रख रहा है तुम भी उसका ध्यान रखो, ताकि ये जो रिचनेस है
ये जो वेल्थ है, जैसे तुम अपने पेरेंट्स से वेल्थ एक्सपेक्ट कर रहे हो या तुम्हारे पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स से वेल्थ मिलती है, जो तुम अपनी वेल्थ अपने बच्चों को देते हो, तो वो ही ये वेल्थ भी तो इतनी इंपॉर्टेंट है, इकोसिस्टम वेल्थ. सो यू हैव टू टेक केयर टू पास द रिचनेस ऑफ दिस बायोलॉजिकल लीगेसी टू द फ्यूचर जनरेशन. तो व्हाट विल हैपन अगर नेक्स्ट 100 years में 50% स्पीशीज अगर नहीं देखोगे, then what will be the situation of the future generation? Correct? So that is one ethical reason. Oh, समझ आ गया, we should conserve. अच्छा बताओ कैसे? तो ये भी मैं बताऊं कैसे कैसे हम करेंगे कंजर्वेशन. हम उसको देखो बच्चों, अच्छे से ध्यान देना, ठीक है? बस ये लास्ट पार्ट है, हो गया हमारा चैप्टर. एक है कि हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, यार ये एरिया तो बड़ा एंडेंजर होने हो सकता है, हम इसको चलो प्रोटेक्ट कर लेते हैं, है ना? अभी भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस एरिया को, तो हम क्या करेंगे, उधर के उधर साइट पे ही प्रोटेक्ट कर लेंगे, ठीक है? तो हम पूरी की पूरी इकोसिस्टम को वो जैसी है वैसी की वैसी प्रोटेक्ट करेंगे. बट कोई कोई इकोसिस्टम इतनी डेंजरस हो गई कि भाई ये वहां पे प्रोटेक्ट नहीं हो सकती. हमें वहां के जो भी बायोडाइवर्सिटी, जो भी कल्चर है, उसको वहां से उठाओ और दूसरी जगह शिफ्ट करो और वहां पे प्रोटेक्ट करो. अगर ये एक्सटिंक्ट हो भी गया एरिया या ये इकोसिस्टम एक्सटिंक्ट हो भी गई, तो यहाँ के कुछ ऑर्गेनिजम्स जो बहुत ज्यादा थ्रेट में है एक्सटिंक्शन के, वो तो कम से कम बचे हुए रहेंगे हमारे जू में. करेक्ट? समझा? तो इन सिटू मतलब हम ऑन साइट पे ही कंजर्वेशन कर रहे हैं, और एक्स सिटू मतलब हम ऑफ साइट पे कर रहे हैं, हम अर्जेंट मेजर्स ले रहे हैं टू सेव देम फ्रॉम एक्सटिंक्शन. ये याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सारे स्टेटमेंट बेस्ड में ना ये गलतियां हो जाती है तुमसे, तो इसलिए लाइन बाय लाइन अर्जेंट मेजर्स टू एक्स सिटू. अगर पूरी इकोसिस्टम अगर हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं एट ऑल लेवल्स मतलब एट इंडिविजुअल लेवल है, कम्युनिटी लेवल है, इकोसिस्टम, बायोम्स, एवरीथिंग, इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट, देन यू आर डूइंग इट ऑन साइट. ओके, नाउ सी, ऑन साइट के लिए याद रखना है भाई, पहले तो आइडेंटिफाई करो कौन से ऐसे रीजन्स हैं जो हम हॉटस्पॉट्स में हैं, कौन से ऐसे रीजन्स हैं. हाँ, उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स. तो हमने 25 आइडेंटिफाई किए थे, 9 और ऐड हो गए, टोटल 34 हो गए. कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो देखना है कि भाई कितनी स्पीशीज रिचनेस है, और अगर स्पीशीज रिचनेस है तो क्या इसके पास ऐसी स्पीशीज बहुत यूनिक है जो हमें दूसरी जगह नहीं दिखेगी, जिसको बोलते हैं एंडेमिज्म. हाँ, तो भाई इसको डाल दो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर और इसको फटाफट प्रिजर्व कर दो, ठीक है? सो ऐसे हॉटस्पॉट्स हमने जो आइडेंटिफाई किए हैं वो है 2% ऑफ द अर्थ्स लैंड एरिया. 3 रीजन्स है, वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, इंडो बर्मन रीजन एंड द हिमालयन रीजन. ठीक है, हम लोग स्ट्रिक्टली इसको प्रोटेक्ट करेंगे सो दैट हम मास एक्सटेंशन जो अभी 6th एपिसोड चल रहा है उसको हम और रिड्यूस कर सके बाय 30%. दूसरी मेथड्स है बायोस्फीयर रिजर्व्स, कितने हैं 14, नेशनल पार्क्स 90 है, सैंक्चुरीज जैसा है वैसा ही उसको प्रोटेक्ट कर लो, 448 है इंडिया में. ये सारे फिगर्स बेटा याद रख लेना. कुछ रिलीजियस कल्चरल ट्रेडिशंस है जिसको बोलते हैं सेक्रेड ग्रूव्स. ठीक है, सेक्रेड ग्रूव्स तुम्हें दिखेंगे कहाँ पे, सी यहाँ पे यू हैव बीन गिवन द डेफिनेशन ऑफ सेक्रेड ग्रूव्स. ओके, यहाँ पे you have endemism hotspots in the worldwide and you have sacred groves. ओके, sacred groves का मीनिंग क्या होता है कि हम उसको एक रिलीजियस रीजन दे देते हैं so that it is protected. Okay, so because of those religious regions, because of those cultural traditions जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हम नेचर को प्रोटेक्ट करते हैं. सेक्रेड ग्रूव्स तुम्हें दिखे हैं मेघालय रीजन्स में, राजस्थान के अरावली हिल्स में, वेस्टर्न घाट्स ऑफ रीजन्स ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र. सो नीचे से ऊपर से ऐसे जाना है फ्रॉम द ईस्ट यू हैव दैट मेघालय रीजन्स, देन राजस्थान से महाराष्ट्र, कर्नाटका, एंड देन इन द एमपी इन द सेंटर रीजन्स सरगुजा, चंदा एंड बस्तर रीजन्स ऑफ एमपी. ओके, XC2 में आ जाते हैं जो जू बनते हैं, बोटानिकल गार्डन्स. हम वहाँ बोटानिकल गार्डन्स में हम क्या करते हैं, कहीं से प्लांट का स्पीशीज जो हमें लगता है एंडेंजर्ड है उसको उठा के हम उस वैसी सिचुएशन को क्रिएट कर देते हैं, वहाँ पे हम लोग उसको ग्रो करते हैं. वाइल्ड लाइफ सफारी जहाँ पे हम एनिमल्स को लाके रखते हैं, उनके नेचुरल हैबिटेट हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, नॉट लाइक जू, so that they don't feel that it is not their natural habitat but they are being shifted from their original place. Okay, but अभी तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है,
हमें अगर लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा एंडेंजर स्पीशीज है, मतलब यहाँ पे भी एक्सटिंक्ट हो सकती है, तो हम उसकी गैमीट्स को प्रिजर्व कर लेते हैं, so that by artificial techniques we can have those organisms, so we can study them. So gametes of threatened species भी preserve करते हैं cold cryopreservation techniques, tissue culture methods और seed bank, seed को preserve कर लो, ठीक है। ये सारे टेक्निक्स हो गए ex situ methods of conservation में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार MCQs में आएगा, ठीक है। फिर से अगर हम NCERT देखें अच्छे से, लाइन बाय लाइन मैंने करवा दी है NCERT, इसकी भी मैं मार्किंग्स तुम्हें, इसकी भी PDF तुम्हें मिल जाएगी इन द टेलीग्राम चैनल, और तुम्हें MCQs भी मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए। हम इकोलॉजी के सारे चैप्टर्स होने के बाद इकोलॉजी से रिलेटेड जितने भी PYQs आए हैं वो एक साथ करेंगे एक अलग से वीडियो में, ठीक है बेटा। तो वो मैं तुम्हारे लिए अलग से करूंगी, सो दैट यू अंडरस्टैंड दैट इकोलॉजी से टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं, वो एक पूरा सेक्शन करना है। सो समझ आ गया। बायोडाइवर्सिटी में हमने क्या किया है, यस वी हैव डन दी लेवल्स। पहले तो डेफिनेशन, साइंटिस्ट, एवरीथिंग, फर्स्ट पैराग्राफ जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, उसके बाद हमने क्या करा, लेवल्स करा। लेवल्स के बाद दिस इज द लेवल्स, करेक्ट। लेवल्स के बाद हमने क्या किया, कितने अर्थ में है, कितने इंडिया में है, ठीक है, समझ आ गया। अब बताओ भाई कैसे पैटर्न में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमने पैटर्न्स कर लिए। पैटर्न्स के बाद हमने पैटर्न्स में दो पार्ट किए, एक वो गोला लैटिट्यूड और दूसरा हमारा स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। एक बार वो होने के बाद हम बोलेंगे चलो ठीक है, बताओ भाई इतना क्यों पढ़ रहे हो, क्या इंपॉर्टेंस है, तो वहां पे आ जाता है तुम्हारा रिविट पॉपर हाइपोथेसिस कि भाई क्या इंपॉर्टेंस है कि छोटे से छोटी स्पीशीज भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ तो आ गया। बट मान लो कि चलो लॉस हो गया तो क्या इतना बड़ा इफेक्ट आ जाएगा, तो हम बताते हैं कि भाई IUCN की जो रेड लिस्ट है, एक्सटिंक्शन की जो लिस्ट है, देखो क्या क्या इम्पैक्ट आ गए लॉस की वजह से, वो हम समझाएंगे। तो बोलेंगे अच्छा ठीक है क्या कॉज है, बोलेंगे ये 4 इविल क्वाड्रेंट है, ये कॉज है, ठीक है, कॉज समझ आ गया, कोई बात नहीं, हमें कॉज भी समझ आ गया। अब मुझे समझ आ रहा है कि भाई कंजर्वेशन तो करनी चाहिए, तो हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की तरफ जाते हैं। फिर भी मुझे थोड़ा और कन्विंस कर लो कि वाई, तो वाई को हमने 3 कैटेगरी में डाल दिया। एक जो डायरेक्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में नैरो आ जाएगा, एक जो इकोसिस्टम डायरेक्टली सर्विसेज दे रही है तुम्हें, इतनी बड़ी बड़ी सर्विसेज, दैट्स कॉल्ड एज ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। एंड तीसरा रीजन मैं तुम्हें दूंगी वो है एथिकल रीजन, तुम्हारी मॉरल ड्यूटी है, ठीक है, समझ आ गया भाई। कर लूंगे हम लोग, कर लेंगे कंजर्वेशन में, बताओ तो सही कैसे करना है। तो एक होता है इन सीटू, दूसरा होता है एक्स सीटू, और एक्स सीटू में भी एडवांस टेक्नोलॉजी वाले अलग से याद रखने हैं, और जो तुम्हें एक्स सीटू जो नॉर्मली है वो अलग से याद रखने हैं। वाइल्ड लाइफ सफारी एक्स सीटू में आ जाएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन सीटू में आ जाएगा, बेटा भूलना नहीं है, ठीक है। अगेन मैं बता रही हूँ कि ये सारे नोट्स इवन विथ NCERT मार्किंग्स एज वेल एज जो मैंने अभी नोट्स तुम्हें पढ़ा है, ये पूरे के पूरे नोट्स एज इट इज तुम्हें डाउनलोड करने मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट इन माय टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक इस यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे है, ठीक है बेटा। अच्छे से पढ़ो, कोई भी वीडियोस अगर तुम्हें लगता है कि डिटेल में चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दो, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, कीप स्टडीइंग।